Very warm good evening to all the dignitaries members present here. I, CA Vivek Agarwal, welcome you all on the very first day of 3 days sub-regional conference hosted by the Agra branch of CIRC of ICAI. Conference will run on 30th and 31st also on the same online platform. We are very privileged to have with us Uttar Pradesh Industrial Development Cabinet Minister Sri Satish Mahana ji as chief guest. We welcome you, sir. Very much. Our Central Council member from Jaipur, presently Chairman of Committee for Members in Practice, CA Satish Gupta ji is also gracing the occasion as guest of honor. From CIRC, we have with us Chairman CIRC CA Devendra Kumar Somani ji and Vice Chairman CIRC CA Atul Mehrotra ji. Our technical panelist CA Anshul Kumar Singhal ji from Gurugram will discuss with us about practical aspect of startup registration, and CA Sefali Girdarwal ji from NCR will discuss about burning issues under GST. We also have our coordinator and past chairman CA Mohan Kukreja ji with us. Now I request Chairman Agra branch CA Sarad Waliwal ji to welcome our guest by his welcome address. Thank you, Vivek ji. Today's program moderator. आज की हमारा जो 3 days सब रीजनल कॉन्फ्रेंस आज जो शुभारंभ हो रहा है, उसमें मैं सबसे पहले आगरा ब्रांच की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा श्री सतीश महाना जी, कैबिनेट मिनिस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, न सिर्फ आगरा ब्रांच की तरफ से बल्कि पूरा CIRC की तरफ से। सर, CIRC जो कि 7 स्टेट से मिलकर एक जो हमारा रीजन बना हुआ होता है, जिसके CIRC चेयरमैन CA देवेंद्र सोमानी सर हैं, उनका भी स्वागत है। वाइस चेयरमैन सर अतुल मेहरोत्रा जी, उनका भी स्वागत है। और रीजन से सर हमें सेंट्रल काउंसिल में रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, ऐसे हमारे CCM सर CA सतीश कुमार गुप्ता जी, जो कि इस समय कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस ICAI के चेयरमैन हैं। सर, आपका एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, हमारा ये 3 days सब रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कि बेसिकली 2 days इसको GST को डिवोट किए हुए हैं, क्योंकि GST इस समय एक न सिर्फ बर्निंग टॉपिक बल्कि बर्निंग इश्यू भी बना हुआ है। और डे टू डे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं बल्कि अन्य प्रोफेशनल और हमारे व्यापारी बंधु उससे जूझते रहते हैं और हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से कोरोना महाकाल के बाद आगे ले जाएं, उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और चूंकि हमारे साथ आज मंत्री जी हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए शुभ अवसर है। तो इस आज की कॉन्फ्रेंस में हमारे जो स्पीकर रहने वाले हैं CA अंशुल जी, जो गुरुग्राम से हैं, तो सर वो स्टार्टअप पे हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिल्कुल डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं और स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के तहत हमने आज ये स्टार्टअप का सेशन रखा है, क्योंकि स्टार्टअप हो तभी GST में रजिस्ट्रेशन होगा और तभी GST के आगे काम होंगे। और लास्ट डे सर हमने डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स रखा है 31st को। तो हमारी 3 days की कॉन्फ्रेंस में जो कल रहने वाले हैं वो CA धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी और CA बीरेंद्र परमाल जी, वो भी GST पर ही अपना डेलिब्रेशन रखेंगे। और 3rd डे डॉक्टर गिरीश आहूजा जी डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पे रखेंगे। तो इस तरीके से 3 days कॉन्फ्रेंस को टैक्सेशन बेस्ड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड हमने रखा है, साथ में स्टार्टअप को जोड़ा है। और इस प्रोग्राम में हमारे आगरा ब्रांच से मैनेजिंग कमेटी से CA आशीष जैन जी वाइस चेयरमैन, CA गौरव बंसल जी सेक्रेटरी, CA सौरभ नारायण सक्सेना जी ट्रेजरर, CA दीपिका मित्तल जी सिकासा चेयरपर्सन और CA राकेश अग्रवाल जी, आप सभी के सपोर्ट के लिए भी जो है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए
क्योंकि मंत्री जी आज इस प्रोग्राम के हमारे रजिस्ट्रेशन जो है हाउसफुल हो चुके हैं, 500 क्रॉस हो चुका है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कि उस प्रोग्राम को ये सक्सेसफुल बनाने के लिए। और साथ ही आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर विवेक जी और कोऑर्डिनेटर मोहन जी, सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। Thank you, Chairman, sir. Now, I would like to invite Vice Chairman CIRC CA Atul Mehrotra ji for few words. Thank you, Vivek, the MOC of today's program. First of all, I heartily welcome our elder brother and very respectable, charming, supporting leader from our state, Satish Mahana ji, who is elder brother, just like elder brother, and my elder brother Satish Gupta ji from Jaipur, and other dignitaries and the whole team, entire team of the Agra branch, Sharad Paliwal ji and his committee members, Ashish Jain ji, Gaurav Bansal ji, Saurabh Saxena ji, Sudeep Jain ji, Rakesh Agarwal ji, and very dynamic our member and dedicated Deepika Mittal ji, and our chairman Devendra Somani ji, who is always willing to have the best of the best programs for our members and our students, and always supportive to our members and students as well. So we are thankful, sir. Satish Mahana ji, he though in spite of his very busy schedule, I just called him and he agreed. He told that he always prefer to have with us our chartered accountants, because we are the persons who are directly related with the growth of our country, and he is an industry minister, and virtually he has already done a program on the startup, I think a few months back, and it was a very great success when Mahana ji was deliberating on the startup projects, and his entire team, various officers from the UP government discussed, and due to that a lot of new members, new entrepreneurs and young team started to think that we should go for the startup in Uttar Pradesh. So thank you, sir, and I congratulate the Agra branch for this 3 days sub-regional conference. Over to MOC Vivek ji. Thank you, Atul sir. Now I would like to invite Chairman CIRC CA Devendra Kumar Somani ji for few words. Thank you, MOC Vivek ji. Today's chief guest, respected Shri Satish Mahana ji, Honorable Cabinet Minister, UP Industrial Development, Uttar Pradesh Sarkar. Guest of honor, respected CA Satish Gupta ji, my elder brother and Central Council member, Chairman Committee for Member in Practice. Today's speaker, Shri Anshul Singhal ji from Gurgaon. Madam Shefali Girdharwal ji, my colleague in council, my elder brother, CIRC Vice Chairman Atul Mehrotra ji, very active and dynamic Chairman of Agra, Sharad Paliwal ji, Ashish ji, Vice Chairman, Gaurav Bansal ji, Secretary, Saurabh Saxena ji, Treasurer, very CA Deepika Mittal ji, Chairperson of SICASA, immediate past Chairman Sandeep ji, Managing Committee member of CA Rakesh Agarwal ji, very respected past Chairman of Agra branch, CA Mohan Kukreja ji, CA SC Jain Sahab, CA Sanjeev Maheshwari ji, and other senior members, ladies and gentlemen. First of all, I extend my hearty thanks to Agra branch for hosting this 3 days sub-regional conference at Agra by virtual mode. Friends, चूंकि आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री श्री सतीश जी महाना साहब उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा
कि सर हम CIRC में कई सारे प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे करते आए हैं। हमने कोरोना काल में जो कई सारे ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी हो गई थी, तो उनको देखते हुए हमारी CIRC ने 7 राज्यों जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इनके करीब 60,000 हमारे सदस्य हैं और 2 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं। उनका हमने 14 जनवरी को एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाया था, जिसका उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब ने किया था। सर, उक्त आयोजन में हमारी 7 राज्यों की 47 शाखाएं एवं 23 स्टडी सर्कल्स के माध्यम से हमने 101 स्थानों पर इस कैंप को लगाया था। उसमें हमारी आगरा ब्रांच ने शरद पालीवाल जी की लीडरशिप में बहुत ही अच्छा काम किया था। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ में जो हमने कैंप लगाया था, इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर किया गया है। सर, क्योंकि आज आप हमारे बीच हैं, तो हम आपसे कुछ हमारी CA जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट करने चाहेंगे कि आपके विभिन्न मंत्रालयों के कई सारे काम जो है वो CA से करवाए जाते हैं और कई सारे काम और भी करवाए जा सकते हैं। तो हम और हमारी इंस्टीट्यूट सदैव आपके साथ मिलकर कार्य करने को तत्पर हैं। और आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि जितने भी अलॉटमेंट के प्रोसेस हैं, अगर उनको हम ज्यादा पारदर्शी बनाएं और जिस तरह से CAG का अलॉटमेंट होता है, जिस तरह से बैंक के ऑडिट का अलॉटमेंट होता है, उसी तरीके से सरकार राज्य स्तर पर भी अगर हम एम्पैनलमेंट करें और उनका एक प्रोसेस हमें आप सर्कुलेट कर दें, तो हम हमारी वेबसाइट पर लगा दें, जिससे कि हमारी वो उसको पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर यह एक कार्यक्रम अगर 28 फरवरी से पहले हो जाता है, तो हमारे जो मेंबर्स हैं, क्योंकि मेरा कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है और शरद जी का भी 28 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो हमारे लिए, और चूंकि हमारे जो SMP कमेटी के चेयरमैन है बहुत ही एक्टिव सतीश गुप्ता जी, तो वो दिन रात स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स फॉर्म के लिए रोजाना नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट अलॉटमेंट सिस्टम अगर डेवलप होगा, तो राज्य सरकार के भी हित में होगा और हमारी जो CA फॉर्म्स हैं उसके हित में भी होगा। इसके लिए हम आपसे अलग से और भी चर्चा कर रहेंगे सर। और चूंकि आज हमें आपको सुनना है, तो बहुत ज्यादा हम बिना समय लिए मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। वंस अगेन थैंक्स टू टीम आगरा ब्रांच एंड शरद जी एंड एंटायर टीम फॉर होस्टिंग दिस सब रीजनल कॉन्फ्रेंस। थैंक यू एंड ओवर टू MOC. Thank you, sir. Thank you very much. Now, before inviting our guest of honor, I would like to welcome immediate past chairman CA Sudeep Kumar Jain ji for the overwhelming registration. Now, I would like to invite Central Council member and our guest of honor CA Satish Gupta ji for few words. थैंक यू विवेक जी। परम श्रद्धेय परम सम्मानीय श्री सतीश महाना जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ UP गवर्नमेंट, मेरे ब्रदर CIRC को हेड कर रहे हैं CA देवेंद्र सोमानी जी, और बड़े भाई अतुल मेहरोत्रा जी जो कि वाइस चेयरमैन है CIRC के, डायनेमिक चेयरमैन ऑफ द आगरा ब्रांच। सर, आई हैव विजिटेड आगरा एंड आपको जानकर सर बताना चाहूंगा, आपको खुशी भी होगी कि आगरा पहली ब्रांच है पूरे देश में जिसने कोविड के बाद पहला फिजिकल कम वर्चुअल प्रोग्राम किया। तो आगरा बधाई का पात्र है। वो सब शरद पालीवाल जी के नेतृत्व में संभव हुआ। सर वो आपके सपोर्ट से संभव हुआ, क्योंकि उसमें आपका ही डेलीब्रेशन रहा सर। थैंक यू सर। एक और सर, हम इनके आगरा के अंदर हमारी सिकासा चेयरपर्सन है, बहुत ही डायनेमिक और ऊर्जावान है, दीपिका मित्तल जी, और सारी की सारी इनकी मैनेजिंग कमेटी बहुत ही एक लक्ष्य की तरफ काम कर रही है। सभी को आपको सर बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सर ये 7वीं विधानसभा में आए हैं और इनके ट्विटर पे लैक्स ऑफ फॉलोअर्स है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सतीश महाना जी क्या हस्ती हैं, कितने लोकप्रिय हैं और कितना जनसेवक हैं ये। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज ये हमारे बीच हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। सर, आपको कुछ जानकारी ICI के बारे में देना चाहूंगा। जैसा बताया गया कि मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूं, तो हमारे देश में सर 3,25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 12 लाख के करीब स्टूडेंट हैं।
और ये पूरी इंस्टीट्यूट सर सेंट्रल काउंसिल हमारी होती है, जिसमें 32 लोग पूरे देश से चुनकर पहुंचते हैं, और ये 5 रीजन में बटा हुआ है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट सर। तो CIRC में 7 स्टेट है, जैसे हमारे देवेंद्र सोमानी जी ने बताया। मैं आपको सर कुछ जानकारियां और देना चाहूंगा कि हमारी इस ICI ने इस वर्ष, जब कोविड पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था और हमारे देश को जरूरत थी, तो 21 करोड़ रुपया सर PM केयर रिलीफ फंड में दिया सर, जो कि एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य था। और उसमें से 6 करोड़ रुपए हमारे पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया सर। तो ये 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो कमेटी फॉर मेंबरशिप एंड प्रैक्टिस है, जिसको कि मैं भी चेयरमैन हूँ, जिसका हमारे ICI दिल्ली में, उसके सर बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। जैसा कि सोमानी जी बता रहे थे, मैं आपसे चर्चा इसलिए करना चाहूंगा कि सर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रारंभ से जुड़ा हुआ होता है सर। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो कि आपका सपना है, और यूपी गवर्नमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आपकी तरफ देखता है, तो इसमें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन जुड़ता है तो निश्चित रूप से एक नई दिशा इंडस्ट्री डेवलपमेंट को मिलेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये वो कम्युनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और जिसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ये लोग नेशन बिल्डिंग में इनका रोल रहता है। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है सर जो कि बिरला है, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी कमेटी ने सर इस वर्ष कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1 सर, हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप अलाउ करी है। अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु कंपनी सेक्रेटरीज को भी अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। ICAW जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, उनको भी अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारी एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ये मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी और हर तरह का काम करने में सक्षम होगी। और हमारे एक्ट में तो सर ये भी प्रोविजन कर दिया गया है कि हम लोग आर्किटेक्ट को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को भी हमारे यहाँ पार्टनर बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल। तो जब भी कभी आपकी अगर सेंट्रल में चर्चा हो, तो मैं आपका मदद चाहेंगे कि उन लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग काउंसिल से भी आप लोग कह सकें कि वो लोग भी मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप की ओर बढ़े, ताकि देश का चौमुखी विकास हो सके। सर इसके अलावा हमने नेटवर्किंग की गाइडलाइंस करी है, जिसमें छोटी छोटी फर्में बड़ी बन सकती हैं। और जो छोटी हमारे देश में सर 62,000 फर्में, प्रोप्राइटरशिप फर्में हैं CA की। अगर इनको बड़ा बनाना हमारा लक्ष्य, जिससे कि बेहतर काम कर सके और ज्यादा काम कर सके। इसके अलावा सर हमने इस बार 9.99% में कोविड टाइम के अंदर बैंकों, NBFC से हमारे मेंबर्स के लिए अनसिक्योर्ड लोन अरेंज किया। और मैं आपको सभी मेंबर्स को साथ शेयर करने की खुशी होगी मुझे कि वो कंपनी अब तक 300 करोड़ रुपया हमारे मेंबर्स को डिस्बर्स कर चुकी है। इसके अलावा हमने क्रेडिट कार्ड एक स्कीम हमारे जो यंग मेंबर्स के लिए, जिससे कि उनको एम्पावरमेंट फील हो, 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट के साथ में लॉन्च करी। और उसका सर 40,000 मेंबर्स ने वो क्रेडिट कार्ड लिया है। अभी रिसेंटली एक लैपटॉप हम लोग 18,000 से 21,000 की कीमत में हमारे स्टूडेंट्स, आर्टिकल स्टूडेंट्स के लिए हमारे कमेटी ने अरेंज किया है, अपार्ट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर एंड द इंश्योरेंस स्कीम्स। तो देयर आर सेवरल वर्क सर। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स और एग्जाम्स के सेक्टर में भी बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम इस वर्ष किए हैं सर। तो मैं ज्यादा समय, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर दिल से आगरा के सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का, आगरा के शरद पालीवाल जी और हमारी सिकासा चेयरपर्सन और विवेक जी का, सभी का धन्यवाद, आभार। और देवेंद्र सोमानी जी का बहुत बहुत आभार, और आपका बहुत बहुत आभार सर पधारने के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। हम प्रयासरत है और इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर CA सतीश गुप्ता जी का। दोस्तों, कुछ लोग अपने काम से महान होते हैं, कुछ लोग अपने काम और नाम दोनों से ही महान होते हैं। ऐसे ही महान हमारे अपने प्रदेश यूपी से कैबिनेट मिनिस्टर श्री सतीश महाना जी भी हमारे साथ हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सतीश महाना जी को उनके उद्बोधन के लिए। थैंक यू विवेक जी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे भाई श्री अतुल मेहरोत्रा जी ने मुझे अवसर दिया कि आप सब लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा बातचीत कर सकें। वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों का क्या और कितना प्रभावी योगदान हो सकता है। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री देवेंद्र सोमानी जी, श्री शरद पालीवाल जी, श्री सतीश गुप्ता जी, श्री मिस दीपिका मित्तल जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधुओं मित्रों,
ये जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक नए स्वरूप के अंतर्गत पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने आया है। 2014 में जिस समय इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, तो उन्होंने एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स की बात करी। उन्होंने हर वर्ग के पार्टिसिपेशन की बात करी और पारदर्शिता की बात करी। और जिस समय पारदर्शिता की बात होती है तो उस समय चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई ऐसे आयोजन हो, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे याद है कि एक समय के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात होती थी तो लोग कहते थे कि किसी बड़ी कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है और किस प्रकार से हम अपने अकाउंट्स को ठीक करा सकते हैं। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज जिस प्रकार से बिजनेस के अंतर्गत, इंडस्ट्रीज के अंतर्गत हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों का जो योगदान हो सकता है, रोल हो सकता है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें पारदर्शी सिस्टम के लिए, व्यापारिक और इंडस्ट्रीज की समस्याओं को कम करने के लिए, उस समय इस समय आज और विशेष रूप से इस समय कोविड काल के बाद इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, इसका महत्व और अधिक हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक नए स्वरूप के अंतर्गत पूरे देश और दुनिया के सामने है। 2017 के पहले जिस समय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, उस समय उत्तर प्रदेश वाज द लास्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया फॉर इंडस्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल्सो। जिस समय भी कोई बात करता था कि इंडस्ट्री कहाँ लगनी है, तो लोग कहते उत्तर प्रदेश से इंडस्ट्री का मतलब क्या है। एक डिस्कनेक्ट था इंडस्ट्रीज के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हमारी सरकार होने के बाद पहले वी हैड टू क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। लोगों को लगे कि नहीं वो उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, उसके लिए पहले एक माहौल बनाने की जरूरत थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की। उसके लिए जीरो टॉलरेंस की जिस समय पॉलिसी हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए, तो उसके कारण आज हम सब लोगों को मालूम है कि पूरे प्रदेश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो सारे का सारा शून्य हो गया। और जितने भी इस प्रकार से माफिया थे उन सब लोगों को आज तो या उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल की सलाखों के नीचे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि एक माहौल और एक वातावरण की जरूरत थी। उनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत थी इंडस्ट्रीज की। पहले आते थे तो कहते थे बिजली नहीं है, पावर की क्राइसिस होती थी। आज हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24/7 अनइंटरप्टेड क्वालिटी सप्लाई हम इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। सौभाग्य से जिस समय मेरे को इस विभाग की जिम्मेवारी मिली 2017 में, तो लोग मुझसे केवल एक ही प्रश्न करते थे, हमारे जितने भी पत्रकार मित्र थे। जिस दिन मुझे याद है कि 17 मार्च को हमारी शपथ हुई थी, 22 मार्च को हम लोगों को डिपार्टमेंट्स मिले थे। 22 मार्च से 31 मार्च तक लगभग 7 दिन तक मेरे को जो हमारे पत्रकार मित्र मिले, मीडिया के मित्र मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया के लोगों, उन्होंने केवल मेरे से एक ही प्रश्न किया कि यहाँ भ्रष्टाचार है, इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ गड़बड़ है, इसको कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पर कुछ some individuals were bigger than the institutions at that time. So all these 7 days it was discussed regarding the मतलब जो भी भ्रष्टाचार के बारे में से इसके ऊपर डिस्कशन होता है। I called a press conference on 1st of April और मैंने उन सब लोगों को बोला कि भाई आप लोगों में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री की क्या स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे मिलेगा। इसकी चर्चा तो आप लोगों ने की नहीं। मैंने कहा आई डोंट वांट टू एंड दिस टर्म गिविंग द रिपोर्ट आफ्टर 5 years कि मैंने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है, बट आई वांट टू एंड दिस टर्म विद ए रिपोर्ट दैट मेरे टाइम के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पास उत्तर प्रदेश में इतनी इंडस्ट्रीज आई हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है। ये हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत हम पॉलिसीज लेकर आए हैं। पहली हमारी पॉलिसी 2017 में हमारी सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ये घोषणा करी थी, हम उसको लेकर आए थे। और सौभाग्य से फरवरी 21 और 22 फरवरी 2018 में, ये हमारी सरकार को 1 साल नहीं हुआ था, हमने पहला इन्वेस्टर समिट लखनऊ में किया था जिसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए थे। इस प्रकार का एक जो हमने इन्वेस्टर समिट किया तो एक संदेश था पूरे देश में कि अब इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश बाहें फैला के खड़ा और उत्तर प्रदेश एक ऐसा माहौल बना रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए। हमने उस इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शोज किए। वी वेंट टू बेंगलुरु, वी वेंट टू हैदराबाद, वी वेंट टू बॉम्बे, मुंबई, वी वेंट टू कलकत्ता, सम अदर इंपॉर्टेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री आल्सो। तो पीपल वेर सरप्राइज। वहां पे बेंगलोर में और हैदराबाद में लोग हमें कहने लगे कि भाई साहब आप यूपी से बेंगलोर और हैदराबाद इंडस्ट्री की बातचीत कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम सर
some industry minister has come here to discuss industries. उन्होंने कहा, we did not think about that we can go to उत्तर प्रदेश also. तो एक उस प्रकार का माहौल था। लेकिन ये सारे का सारा चेंज हुआ जिस समय हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया, और सिर्फ इन्वेस्टर समिट ही नहीं किया, हमने पहले ही ग्राउंड ब्रेकिंग 5 महीने के अंतर्गत ही ऑर्गेनाइज करी। दैट वाज 29 जुलाई 2018। फिर हमने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग भी 1 साल बाद जुलाई 2019 में भी करी थी। लेकिन इससे एक शुरुआत हुई। जब मैंने जुलाई 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी, तो 2018 के जिन इंडस्ट्रीज का हमने भूमि पूजन किया था, मैंने उनका स्टेटस पूरा वीडियो के साथ और उनके पूरे फोटोग्राफ्स के साथ वहां सारा प्रदर्शित किया था, जिससे एक अविश्वास का जो माहौल था पूरे देश और दुनिया में, कह रहे तो बोल देते हैं कुछ करते नहीं, ताकि उसको प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप से किया जा सके। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप सबको मालूम है कि कितने एमओयूज होते हैं, उसका कितना परसेंट मतलब टर्न होता है इनटू इंडस्ट्रीज और इनटू रियलिटीज। मैं इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे एमओयूज का मोर देन 40% आज ग्राउंड में इंडस्ट्रीज का काम चालू है। उसमें से लगभग 1 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो इन्वेस्टमेंट है उनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। बाकी दे आर टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि बिल्डिंग बनना, उसके फिर ENM का काम होना, मशीनरी का काम होना, ये पिछले कुछ महीने कोविड के काल के अंतर्गत थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन लगभग 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में इन 3 वर्षों के अंतर्गत आया। हमने केवल इसी बात की चिंता नहीं कि हमारे पास इंडस्ट्रिस्ट आ रहे हैं, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया। निवेश मित्र पोर्टल के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हमारे जितने भी विभाग थे, हमारे जैसे अलॉटमेंट्स की बात हुई, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आया हमारे आदरणीय सतीश जी के द्वारा कि जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम के लिए अलॉटमेंट हो, उसमें भी एक पारदर्शिता होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग, आप मुझे कभी सुझाव देंगे और कभी 1-to-1 बैठेंगे, तो मैं अपने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उसमें और क्या किया जा सकता है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आप सबको मालूम है कि मैंने जैसे बोला कि उत्तर प्रदेश लास्ट प्रिफर्ड एरिया था। नाउ मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश इज न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास हुआ जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पूरे देश में हम दूसरे नंबर पर आए। पहले हमारे जिस समय मैंने ज्वाइन किया था एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर, उस समय 12वें स्थान के ऊपर पूरे देश में उत्तर प्रदेश था। लेकिन इन 2 सालों के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने काम किया, उसकी रैंकिंग जब 2020 में हुई, तो उसमें हम दूसरे स्थान के 10 स्टेट्स के ऊपर हम आ गए। हमसे सिर्फ एक स्टेट तेलंगाना आगे था, बाकी हम सब स्टेट से आगे थे हम लोगों ने। और उसके बाद क्योंकि फिर कोविड टाइम था, वी हैड टू रीअसेस आल्सो, वी हैड टू रीएवैल्यूएट आल्सो। हम लोगों को जो रिफॉर्म करने की जो पॉलिसीज की आवश्यकता पड़ी, तो हमने कोविड काल के अंतर्गत उन पॉलिसीज के लिए भी बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत करी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने, हमारा जो इंटरएक्शन था जो इंडस्ट्रीज के साथ, जो बिजनेसमैन के साथ, उसमें हमने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सारे का सारा पारदर्शी तरीके से, और जितने भी उनके सुझाव हो सकते थे उनको हमने अटेंड किया। जिस समय मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग की बात जैसे मैंने कही, ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद मैंने लगभग हर तीसरे महीने जो भी इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री का काम शुरू करना था, मैं स्वयं उसमें बैठा। हमारे वरिष्ठतम अधिकारी जो विभाग के हो सकते हैं, IIDC जो हुए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुए, और कई अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने अपने साथ बिठाया, और सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे विभागों के जो HODs हैं, मैंने उन लोगों को भी, सब लोगों को अपने साथ बिठाकर अगर किसी की कोई समस्या है तो तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास किया। इसी कारण हम दूसरे स्थान के ऊपर आए हैं। आज जैसे हमको पता है कि कोविड काल में आप लोगों को जानकर ये प्रसन्नता होगी, समाचार पत्रों ने आपने देखा भी होगा कि चाइना से बहुत बड़ी इंडस्ट्री सैमसंग का जो डिस्प्ले यूनिट होता है, ये कोविड में चाइना से हटाकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4,800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई है। अप्रैल में उसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी वो स्टार्ट कर देंगे। हमने इसी दरमियान कोविड के काल में अभी मैंने मुंबई के एक हीरानंदानी ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर डेटा सेंटर लगाने की बात करी। उनके एप्लीकेशन के बाद विदिन 25 days of the receiving of the applications we allotted the land,
और उसके ऊपर भूमि पूजन हो गया और उन्होंने लगभग अभी इनिशियली 1000 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट है, आगे उसका एक्सपेंशन करते हुए लगभग 6000 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दिस डेटा सेंटर विल बी द लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद अभी नोएडा में हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार की क्वेरीज आई हैं, इंटरेस्टेड पीपल आए हैं। अडानीज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगाना चाहते हैं। आजकल के बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में और जिस प्रकार से आवश्यकता है उसमें डेटा सेंटर्स की बहुत जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अगले साल 2 साल के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा। मैं अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों से बातचीत कर रहा था तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे सारा आईटी का हब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो गया। उन्होंने कहा वो एनसीआर की वजह से है। मैंने कहा हमारी सरकार बनने से पहले भी तो एनसीआर का पार्ट था, ऐसे थोड़ी हुआ कि अभी एनसीआर का पार्ट हुआ है। लेकिन एक माहौल नहीं था, एक हैंड होल्डिंग नहीं थी। बिजनेसमैन को लगता था कि हम वहां जाएंगे तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय हमारे इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था तो मैंने वहां पर कहा था, मैंने कहा कि हमारे पास इंडस्ट्रीज आएंगे तो हम उनके साथ समन्वय करेंगे, विल कोऑर्डिनेट विद दोस पीपल, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, हम उनकी समृद्धि की भी बात करेंगे। जनरली होता यह था कि पहले इंडस्ट्री आएगी तो उसकी समृद्धि की कम बात होती थी, अपनी समृद्धि की ज्यादा बात होती। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद और जिससे वो इंडस्ट्रीज को लगेगा कि नहीं हम वहां पर जा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, हमारे से एक एनवायरमेंट मिलेगा, हमारे को विभागों में दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं, मैंने आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्पोज दोस एप्लीकेशंस, वो काम करके डिस्पोज। मैं कभी कभी जिस समय मेरे पास फाइल आती है उसमें ये कहा जाता है कभी इसमें ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैं उनको कहता नहीं, डोंट सेंड मी एनी फाइल विच इज जिसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, काम होने के बाद मुझे फाइल दीजिए। तो उसमें एक माहौल बना। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो भी बड़ी संजीदगी के साथ इसको देख रहे हैं। आपने बोला कि आप अगले 2 दिन आपने जीएसटी के ऊपर डिस्कशन करना है। जीएसटी जिस समय नहीं आया था उस समय लोगों के बड़े मन के अंतर्गत कौतूहल था। ये लगभग 26-27 सारे डिपार्टमेंट्स को खत्म करके एक जीएसटी लेकर आए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई अगर आप लोगों के द्वारा इंगित की जाती है, और जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है, जो भी हमारे स्टेट से हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उसमें अटेंड करते हैं, पीएनगे मेंबर, हम उनको अपने सुझाव बताते हैं और उन सुझावों को जरूर वहां पर एड्रेस किया जाता है। फॉर्चुनेटली आई वॉज वेरी क्लोज टू श्री अरुण जेटली जी, हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को मुझे प्रसन्नता के साथ कहना पड़ता है कि कई अवसरों के ऊपर उन्होंने उसको जीएसटी काउंसिल में लिया और उसका उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया। फिर भी जिस समय काम करना है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यकताएं भी बदलती हैं, समस्याएं भी खड़ी होती हैं, समस्याओं का निराकरण भी होता है। अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों को कहीं लगता है कि मैं किसी भी स्थान के ऊपर उनके सहयोग के लिए काम आ सकता हूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी स्थान के ऊपर भी आप लोगों के साथ खड़ा हो सकता हूँ। आज उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। कोविड टाइम में ही हमने, अभी आपको ध्यान होगा कि लगभग 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में टॉयज की बात करी थी कि टॉयज का क्लस्टर होना चाहिए, क्योंकि चाइना से ज्यादातर टॉयज इंपोर्ट हुआ करते। मेरे डिपार्टमेंट में हमने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंतर्गत हमने टॉयज का एक पार्क डेवलप किया और 115 टॉयज के इंडस्ट्रियल प्लॉट हम लोगों ने अलॉटमेंट कर दिए। इसके साथ साथ एमएसएमई के बहुत बड़े लगभग 850 प्लॉट एमएसएमई के, हैंडलूम के, टॉयज के, और ये सारे हम लोग 850 प्लॉट सिर्फ वहां पर दिए। हमारा यूपी एसआईडीसी पहले तो होता था, अब आपको मालूम है कि हमने उसको अथॉरिटी बना दिया, यूपी सीडा हम उसको कहते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ यूपी सीडा में शिकायतों के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती थी। आज यूपी सीडा के अंतर्गत भी अभी हमने प्रयागराज में एक ईस्ट बनाने की फैक्ट्री को हमने अलॉटमेंट किया। ब्रिटानिया के बहुत बड़ी यूनिट्स आ रहे हैं। कोविड काल में एक समय ऐसा आया था जिस समय हम सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो आईनॉक्स है, ये कंपनी है यहाँ पर नोएडा में जो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती थी। इन्होंने इसी टाइम के अंतर्गत उसका 4 गुना प्रोडक्शन कर दिया। आज ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स को आज वहां से लिक्विड ऑक्सीजन का वो
सप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। उत्तर प्रदेश एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाते से बहुत यहाँ पर एडवांटेज है, बहुत स्कोप है। आपको मालूम है कि वी आर मोर देन 23 करोड़ ऑफ कंज्यूमर मार्केट, पॉपुलेशन के साथ साथ कंज्यूमर जो लोग हैं तो कंज्यूमर भी उन्हीं को कहेंगे। तो उस नाते से हमारे पास हर चीज का बड़ा स्कोप है। हमारे पास सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आईटी का, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है देश और विदेश की जो उत्तर प्रदेश में आकर अपना काम ना करनी चाहती हो। हम लोगों ने इधर आइकिया की बात करी, इधर इनको फर्नीचर मार्केट की बात करी, नोएडा के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स अगर मैं देखता हूँ कि मेरे विभाग में किसी भी इंडस्ट्रीज को, इफ एनीबडी एड्रेसेस टू मी थ्रू मेल और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं उनको डायरेक्ट बुलाता हूँ और उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। अभी हमने इसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंतर्गत जो हमारे इंसेंटिव्स हैं, अलग अलग टाइम के अलग अलग पॉलिसीज के, 2003 की पॉलिसीज के कुछ इंसेंटिव्स हैं, 2003 की, 2012 की पॉलिसीज के हैं, 2017 की पॉलिसीज से भी अब कुछ लोगों ने उसमें भी अप्लाई शुरू कर दिया जिन्होंने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो उनके इंसेंटिव्स के लिए भी आपको पता है कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के वो पॉसिबल नहीं है, हम उसको आगे भी नहीं बढ़ा सकते। उसका भी हमने एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया। अब जीएसटी के हम उसे जानकारी लेते हैं कि जो भी उनके रिम्बर्समेंट्स हैं, जो भी उनके द्वारा टैक्सेस दिए गए हैं, उसके अनुरूप हम कोशिश करते हैं कि एक्सपेडाइट करें और जितने कम से कम समस्याएं, जिनसे कम से कम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जीरो प्रॉब्लम है हम करने की बात करें, तो हम उसको और भी आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों के सहयोग से हम और भी अच्छी इंडस्ट्री के साथ, मैं पिछले दिनों मुंबई गया था तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के वहां पर जो थे हमारे उन मित्रों के साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दैट आल्सो। और मैंने उन लोगों को बोला कि आप उत्तर प्रदेश में हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं इंडस्ट्री के नाते से। मुझे अच्छा लगा कि उसमें 2-3 लोगों ने रिवर्ट बैक किया और उसका हमारे को लाभ हुआ और हमने उत्तर प्रदेश में उन लोगों को लैंड दिए। अभी पिछले दिनों में गोवा गया था, गोवा स्वयं जो डिपेंडेंट है दूसरे स्टेट्स के ऊपर, वहां लोगों को लगा कि नहीं, वी वर थिंकिंग अबाउट एक्सपेंशन, आप हमारे पास आए तो हम और आगे क्या कर सकते हैं। तो आज अगर किसी ने देश में प्रगति करनी है तो पहले देश में प्रगति करने के नाते से कुछ बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, इंडस्ट्री के नाते से बड़े स्टेट, मतलब पॉपुलेशन और एरिया के नाते से ही नहीं कहा जाता था कि महाराष्ट्र करेगा, कर्नाटका करेगा, गुजरात करेगा। आज जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, तो सभी स्टेट्स को अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम किसी की प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ रहे, हम स्वयं अपनी बड़ी लाइन खींचकर अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। और देश की प्रगति तब होगी जब हर स्टेट प्रगति करेगा और हर स्टेट में उत्तर प्रदेश अग्रणीय स्थान रखे। ये हमारा प्रयास है और इस ओर हम बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का समय समय के ऊपर मार्गदर्शन, उनका संरक्षण और उनका आशीर्वाद मिलता है। और आज इस देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड नेम है कि जो उन्होंने सोच लेते हैं, जो कह देते हैं और वो जनहित का होता है और उसको पूरा करने का जो संकल्प लेते हैं वो उसको पूरा कर छोड़ते हैं। तो इस नाते से उत्तर प्रदेश को इस बात का एडवांटेज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रदेश से माननीय सांसद हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस नाते से भी हमारे को बहुत सारे एडवांटेज हैं। अभी हमने डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था उत्तर प्रदेश में। देश में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, उसमें एक उत्तर प्रदेश है और एक तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में हमने अलीगढ़ नोड के अंतर्गत आगरा के पास अलीगढ़ नोड में हमारी जितनी भी हमारे पास लैंड थी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सारी अलॉटेड है। अब और भी बहुत सारे डिफेंस से संबंधित इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से हमने पूरे प्रदेश के अंतर्गत जितना बड़ा एक्सप्रेस वेज का नेटवर्क खड़ा किया, ये भी क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ है। अभी लखनऊ आगरा के बाद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग 70-75% हमारा पूरा हो गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था। कोविड काल में ही हमने उसके ऊपर लगभग 30% से ज्यादा काम शुरू कर दिया। अब देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक लगभग 600 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, उसकी हमने लैंड एक्विजिशन की काम शुरू कर दिया है। हमें विश्वास है कि हम जून में उसके ऊपर सिविल वर्क से संबंधित जो हमारे फॉर्मेलिटीज हैं, जो टेंडर्स हैं, उसको फ्लोट करेंगे। जो लैंड एक्विजिशन
90% हो जाने के बाद ही आगे उसके ऊपर काम शुरू हो सकता है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे आगरा रीजन के सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। आगरा में कुछ कठिनाइयां आपको मालूम है कि एनजीटी की वजह से, ताज टूरिज्म जोन की वजह से हैं। हमने बहुत प्रयास किया और आगे भी कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारे इंडस्ट्रीज की बात रखकर वहां से कुछ ऑर्डर्स आए थे, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए भी हम लोग गए हुए हैं वहां पर ताज टूरिज्म के नाते से, एनजीटी के नाते से जो हमारी समस्या है उसमें से आप लोगों के कुछ सुझाव हो सकते हैं, क्योंकि आगरा के हमारे आगरा जोन का है, तो आगरा प्रॉपर आगरा से और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र इसके साथ जुड़े होंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का भी आपके कुछ सुझाव मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी उन सुझावों को एड्रेस करके कि वहां पर भी हम चाहते हैं कि एक ताज की वजह से निश्चित रूप से ताज हमारे विश्व की धरोहरों में से एक महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन आजकल जमाने में, आजकल के युग में ये नहीं कहा जा सकता कि पॉल्यूशन है तो काम खत्म हो गया। आज हमारे टेक्नोलॉजीज हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइमल्टेनियसली हम अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें। अब वो जमाना नहीं है कि हम किसी एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरे को खत्म कर दें, दूसरे को समाप्त कर दें। उस प्रॉब्लम का निराकरण के दूसरे के आगे बढ़ाने का भी एक संकल्प हम सब लोगों को लेना चाहिए। मैं आभारी हूँ भाई अतुल भैया का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया। मैं जरूर इस निवेदन के साथ कि आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। अदरवाइज ऑल्सो हम लोग कभी भी बैठ सकते हैं, जिससे मैं अपने संबंधित अपने विभाग के अधिकारियों को और जीएसटी से संबंधित विभागीय अधिकारियों को और जो भी उससे कंसर्न लोग हमारे हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स होंगे, वी कैन हैव ए joint meeting with all these departments which are related to GST and some other problems also, some other departments also, so we can find solution for each and everything. There is nothing जिसका solution नहीं निकल सकता। तो आज की इस अवसर के लिए, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मुझे दी है आपसे बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस विश्वास के साथ इस बात को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ इस जो आपका 3 दिन का सेमिनार होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेशंस हैं, जैसे आपने बताया 2 दिन आपने जीएसटी के ऊपर डिस्कस करना है, फिर डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी आपने बातचीत कर रही है, और भी कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिनके आपके द्वारा इसको एड्रेस किया जाएगा, आपने उसको लेना है। मैं पुनः एक बार आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ कि आगे हम सब लोग एक प्लान्ड मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में कर सकते हैं, कोई भी वेन्यू उसका हो सकता है। आई डोंट माइंड गोइंग एनीवेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट एंड कंट्री एंड my department industrialist and honorable chartered accountants also। तो आप मुझे कहीं बुलाएंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा, आप मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ कि सारे एक जॉइंट मीटिंग सारे डिपार्टमेंट से जो कंसर्न है उसके वी कैन फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। दोस्तों, कुछ लोग खामोशी के साथ अपना काम करते हैं, ऐसे अपने कैबिनेट मिनिस्टर श्री सतीश महाना जी के लिए मैं बस यही कहूंगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, माना सर, आपने समय निकाला और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और इस नाम में ही कुछ जादू है। आज हमारे साथ सतीश महाना सर और सतीश गुप्ता सर, तो इस नाम में ही कुछ जादू है जो है स्टेट से लेके और नेशन तक अपना जादू बिखेर रहे हैं। थैंक यू सतीश गुप्ता जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू माना सर। और जल्दी मैं नेक्स्ट विजिट में जब कानपुर आता हूं तो अतुल जी के साथ बात करके आपसे मीटिंग करते हैं सर, और आगे के लिए प्लीज एनी टाइम। थैंक यू। Now to discuss about the startup registration, we have with us CA Anshul Kumar Singhal ji, a practicing chartered accountant who has 15 years vast experience of business modeling, market assessment, investor dealing, and other related matters. He is also the founder of Startup Bazaar, a one-stop shop for all startup needs. He is also
the part of the core team of Swadeshi Startups Gurugram chapter, which provides platform to budding entrepreneurs. Now, with big round of applause, I would like to call upon our technical expert on startups, CA Anshul Kumar Singhal ji, for his deliberation. Thank you, sir. Thank you very much for inviting me and for organizing this wonderful web conference. मैं सतीश महाना जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने elaborate तरीके से हमें बताया है कि यूपी गवर्नमेंट how it is evolving into a new business hub for the country, and I'm pretty sure, damn sure that we will go great places. और उत्तर प्रदेश सबसे लार्ज स्टेट है आज की डेट में, मीन्स पॉपुलेशन वाइज भी देख लें, ज्योग्राफी वाइज, लैंड वाइज भी देख लें, तो अगर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है तभी भारत की ग्रोथ है, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं है. सो इट वाज ग्रेट टू लिसन इनटू हिम एंड हिज थॉट्स. एंड सतीश गुप्ता जी हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, देवेंद्र कुमार सोमानी जी चेयरमैन CIRC, शरद पालीवाल जी चेयरमैन आगरा ब्रांच, अतुल मेहरोत्रा जी वाइस चेयरमैन CIRC, एंड दीपिका मित्तल जी सिकासा चेयरमैन, एंड हमारे फ्रेटर्निटी के और सभी दोस्त और सारे काउंसिल मेंबर फ्रॉम CIRC एंड आगरा ब्रांच के जो भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सभी का आभार कि आपने ये कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया. एंड मेरे को सबसे पहला सेशन लेने के लिए आपने चुना, मुझे ये मौका दिया, मैं उसके लिए भी बड़ा आभारी हूँ. एंड जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत रेलेवेंट है हमारे आज के पर्टिकुलर सिनेरियो में, कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो कि बड़ी सफलता के साथ चल रहा है आज की डेट पे, और जो नए आयाम छू रहा है, आत्मनिर्भर भारत में हमारी ही योगदान रहने वाला है. स्टार्टअप इंडिया ही आत्मनिर्भर भारत को और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अचीव करता हुआ दिखाई देगा. तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है छोटी सी. हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे. सो मैं 1 मिनट अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूं. Sir, I hope the screen is visible now. Yes, sir. Great, sir. Great. तो सर आज का सेशन हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की बैकग्राउंड क्या है, उसका एडवेंट कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज अ स्टार्टअप, हाउ इट इज डिफाइंड इन द पॉलिसीज. फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ स्टार्टअप बेनिफिट्स क्या है, और हम बेसिक्स प्रोसेस जो होती है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराने की, उसको भी डिस्कस करेंगे, दैट हाउ अ स्टार्टअप कैन बी रजिस्टर्ड. इट इज नॉट जस्ट कि आपने वो स्टार्टअप डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए बना लिया तो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप हो गया. देयर इज अ प्रोसेस टू रजिस्टर इट. सो वही हमारा एक मेन फोकस है कि प्रोसेस कैसे होती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके. तो सबसे पहले बैकग्राउंड में आते हैं कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर 2015 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपना एक प्रिय प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने नींव डाली कि हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नीड्स टू बी डेवलप्ड इन इंडियन सिटीजन्स, कि आप जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हैं. So that is the basic foundation of the Startup India program of India, which was launched in year 2015. So आज की डेट पे हम almost now 6 years आ चुके हैं, 5.5 साल 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं इसको. And you will be great to know means कि more than 40,000 startups have been registered with the Startup India program as on date. So आप सोच सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में अगर 40,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं तो हाउ मच एम्प्लॉयमेंट दे विल बी जनरेटिंग. यानी कि वो एक नए एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को लेकर के आ रहे हैं. और हर एक स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल एक ही बंदा स्टार्टअप को रजिस्टर कराता है. देयर आर जनरली 2 to 3 to 4 फाउंडर मेंबर्स जो कि उसके साथ फाउंडिंग टीम में होते हैं, एंड देन दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी अदर पीपल ऑल्सो. एंड दे आर not just creating employment opportunities within the startup ecosystem, but for the vendors, for the market, for the suppliers,
they are creating a whole lot of ecosystem which is going to help in the generation of GDP and growth of GDP for the Indian economy. So उसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसका स्पेसिफिक जो एम लिस्टेड है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम टू नर्चर इनोवेशंस। सबसे पहला थर्स्ट है कि आप इनोवेशंस इंडिया में कीजिए। अभी तक होता क्या है कि वी आर जस्ट इंपोर्टिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट द मेन एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इज टू develop the culture of doing innovations within India so that we can be the supplier to the world. Say for example, आज की डेट में हमने देखा है कि कोविड वैक्सीन का जो सबसे पहली डोजेस बनी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मानी जा रही हैं, 2 of them have been conceptualized and manufactured in India. So this is the basic framework. Then the second one is drive sustainable economic growth. सस्टेनेबल का मतलब है कि भाई लॉन्ग टर्म हम कैसे ग्रोथ पे ग्रोथ करते चले जाएं, व्हाट इज द मॉडल। सो जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप की एक लगन नहीं जगाएंगे लोगों में, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज द सेकंड मोटो। द थर्ड मोटो इज लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। एज वी ऑल नो दैट द डेमोग्राफिक डिविडेंड्स आर देयर फॉर इंडिया। इंडिया की डेमोग्राफी ऐसी है जहां पे यंग पॉपुलेशन बहुत है, एंड यंग पॉपुलेशन कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। Therefore, we have to channelize them. We can't just let them be unemployed and just waste their youth doing nothing. So therefore, and ये भी possible नहीं है कि सारी की सारी jobs जो है वो government ही generate कर दे. So government sector में एक generation of jobs limited है. So therefore, there needs to be private sector which can create equivalent number or even large number of jobs in the Indian economy, so that जो channelization है youth की और उनके skills की वो प्रॉपर तरीके से हो। And moving on, there is a national policy framework for startup which was launched in February 2016. It was called Startup India Action Plan. उसी में काफी सारे पॉलिसीज आए कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स में बेनिफिट्स दिए जाएंगे, देयर विल बी सम स्पेशल पॉइंट्स जहां पे आपको मिनिमम एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी, आपको बैंकिंग लोन्स में थोड़ा सा फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, आपको कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे आकर के इलेक्ट्रिसिटीज में कुछ आपको रिबेट्स दे दी। Then there were a lot of other benefits which were provided. So this is this main Startup India Action Plan, which was launched in February, formally launched in February 2016. Under this plan, a recognized startup entity can avail not only tax and regulatory incentive, but also avail favorable financing from the government, ease in patent registration and other benefits, जिसको अभी हम last section में अदर बेनिफिट्स में एक बार डिस्कस करेंगे ओवरव्यू में। इसके बाद हम एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप सिर्फ वो नहीं है कि आपने एक नई एंटिटी सेटअप कर ली और वो स्टार्टअप हो गया। तो स्टार्टअप डिफाइंड है, स्टार्टअप पॉलिसी में किस तरीके से डिफाइंड है। नॉट एवरी बिजनेस इज अ स्टार्टअप। What it needs to do is it has to be recognized by Department of Industry and Internal Trade, which is in short form called as DPIIT, and they have defined the startup कि startup entity कौन-कौन हो सकती है। उसमें eligibility criteria में आपके टर्नओवर होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका एक टाइम फ्रेम के लिए ही एक स्टार्टअप होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टार्टअप एंटिटी रजिस्टर हो गई तो फिर दैट इज फॉर द इटर्नल टाइम पीरियड। नो, उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि आप इतने समय तक के लिए ही स्टार्टअप रिकॉग्नाइज माने जाएंगे। जैसे ही वो समय खत्म हो जाएगा, you will be considered to be a mature business, then you will not remain a startup entity. Then आप जब तक DPIIT से रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं स्टार्टअप का, even though you are meeting all the criteria, as defined in the various definitions, तब भी आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तब तक आप एक स्टार्टअप एंटिटी नहीं माने जाते हैं। अब स्टार्टअप एंटिटी का मतलब क्या है, हाउ इट इज डिफाइंड। सो सबसे पहली चीज है कि इट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। सबसे पहली तो इंडियन एंटिटी होनी चाहिए। कोई फॉरेन एंटिटी चाहे कुछ भी कर रही हो, चाहे उन्होंने ब्रांच ऑफिस लगाया हो, प्रोजेक्ट ऑफिस लगाया हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप एलिजिबल एंटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। उसके बाद जो टाइम फ्रेम की मैंने बात की कि कितने टाइम फ्रेम के लिए एक स्टार्टअप एंटिटी रहती है, तो वो 10 साल का टाइम फ्रेम है। ये पहले ओरिजिनली 7 साल होता था, बट ड्यू टू इंडस्ट्री डिमांड के 7 साल में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल ही टर्न नहीं होते।
तो जब वो प्रॉफिटेबली टर्न नहीं होंगे तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे थे जो मिल ही नहीं पा रहे थे. सो देयरफॉर द गवर्नमेंट रिवाइज्ड दिस टाइम फ्रेम टू 10 years. नाउ 10 years एक काफी सफिशिएंट टाइम फ्रेम है कि अगर आप एक एक गुड बिजनेस आइडिया के साथ स्टार्टअप इनिशिएट कर रहे हो तो 10 साल में भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो और अगर आप उसको बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पा रहे हो गवर्नमेंट्स को, तो गवर्नमेंट कहती है भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब 10 साल का टाइम दे दिया हमने, इसके बाद तो आप अपने आप जानो जो भी करना है. सेकेंड चीज है कि स्टार्टअप एंटिटी कौन कौन हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोप्राइटरशिप में आपने अगर कोई काम शुरू किया तो वो स्टार्टअप एंटिटी एलिजिबिलिटी नहीं है. और प्रोप्राइटरशिप इज द नॉन एलिजिबल एंटिटी. आपको अगर स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन लेनी है तो आइदर यू हैव टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड, नॉट ए नॉर्मल पार्टनरशिप. अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बना करके भी रजिस्ट्रेशन लेनी है स्टार्टअप की तो आपको उसको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा, या फिर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है. सो आप इन तीनों में से कोई एक है तो ही आपको स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन मिलेगी. अभी हम बाद में देखेंगे कि स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन में भी 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है एक DPIIT से रजिस्ट्रेशन का. सेकेंड स्टेप होता है जहां पे आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन लेनी होती है. और जब इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो कुछ हमें इनकम टैक्स बेनिफिट अनलॉक हो जाते हैं. से फॉर एग्जांपल जो 3 years की टैक्स बेनिफिट है आपको 80 IAC एक सेक्शन है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सी देर में. वो बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से आपको अप्रूवल हो, या आपका कोई ऐसा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है. से फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स में फंडिंग्स आती रहती हैं, नए नए शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, आपने एंजल फंडिंग उठाई, फिर उसके बाद VC से फंडिंग उठाई, फिर कहीं ना कहीं आप किसी और से फंडिंग लेते हैं. तो जैसे ही फंडिंग आती रहती है तो आपकी शेयर होल्डिंग चेंज होती है. एंड वी ऑल नो के सेक्शन 79 में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर आपकी शेयर होल्डिंग चेंज होती है तो उसका बेनिफिट मिलता है कुछ स्टार्टअप्स को कि अगर आप एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से अप्रूव्ड स्टार्टअप हैं तो कुछ रिलैक्सेशंस हैं कि आपके ऊपर इन कंडीशंस में अगर शेयर होल्डिंग चेंज भी होती है तो भी आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट जाएगा नहीं, आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस मिल जाएगा. सो देयरफॉर ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि 2 स्टेप की रजिस्ट्रेशन है. जो पहली स्टेप की रजिस्ट्रेशन है जो DPIIT से मिलती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तीनों में से कोई भी ले सकता है. लेकिन जब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, यानी कि अगर हमें 80 IAC के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से, तो वहां पे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एन एलिजिबल एंटिटी. तो वहां पे सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सो आप जब भी किसी क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो सो उनसे जरूर ये पूछिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराने का. क्या आपको 80 IAC का बेनिफिट चाहिए? क्या आपको दिखता है कि वो एलिजिबल है? अगर वो एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया देखने के बाद लग रही होगी तो देन यू कैन ऑलवेज सजेस्ट कि बॉस रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की बजाय यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग द सेकंड लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. द थर्ड थिंग इज कि आपकी एनुअल टर्नओवर की भी एक लिमिट है. गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आपकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो जाती है so then you should not be considered as a startup and you should not be eligible for any startup benefits because now you are a big business. जैसे ही आप बिग बिजनेस बन गए तो फिर आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं है, you can sustain on your own. Therefore there is exclusion of an entity which has achieved a turnover of 100 crores. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 100 करोड़ कर लिया और फिर वापस 100 करोड़ से नीचे आ गए तो फिर आप वापस एलिजिबल हो जाओगे. आपने एक बार भी 100 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर लिया आपके क्लाइंट ने तो वो स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी फ्यूचर ईयर ऑल्सो. सो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. और ये जो 10 years का पीरियड है उसी में देखना होता है. 10 year का पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट इज नॉट काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. मान लीजिए मैं आज इनकॉर्पोरेशन हो गया एंटिटी का और उसके 2 साल बाद हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद से मेरा 10 year पीरियड शुरू होगा. नहीं, मेरा 10 year पीरियड शुरू हो जाएगा जिस दिन मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसी दिन से. सो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए whenever we are advising to a client. Fourth thing is that
कर क्या रहा होना चाहिए, स्टार्टअप क्या कर रहा होगा, तब उसको एलिजिबल माना जाएगा। भाई अभी तो हमने बात कर ली कि टेन्योर क्या है, टर्नओवर कितनी है, आपकी एंटिटी टाइप क्या है। नाउ व्हाट बिजनेस दे शुड बी कैरिंग ऑन एंड व्हाट काइंड ऑफ इनोवेटिव थिंग दे शुड बी डूइंग। सो जो डेफिनेशन है, दे से that the entity, the startup eligible entity must be working towards innovation, development or improvement of products or processes or services. So अगर आप ये देखेंगे काफी वाइड डेफिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको एक इनोवेशन का एलिमेंट होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है, जो आप या आप खुद कोई इनोवेशन कर रहे हैं, सो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये इनोवेटिव आइडिया है, इज इट डूइंग समथिंग न्यू, क्या ये पहले से कहीं था, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपना बना रहे हैं और हम क्या उसमें सिर्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो वो अगर इंप्रूवमेंट है तो वेदर दैट इंप्रूवमेंट इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, वेदर इट इज ब्रिंगिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट और ब्रिंगिंग सम न्यू प्रोडक्ट। सर्विसेज में क्या होता है कि भाई जैसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो आप क्या चीजों को सॉल्व कर रहे हैं उन सर्विसेज के थ्रू। सो हाउ यू आर ब्रिंगिंग सम novelty into your products or in your services, which is helping the customers or which is helping the government. There are many services which are aimed towards government itself. कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ही कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को अपने सिटीजन चार्टर्ड को कैसे मेंटेन करना चाहिए, या गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स की प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। सो बहुत सारे स्टार्टअप्स इन चीजों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो अगर वो इनोवेशन कुछ कर रहे हैं या इनोवेटिव प्रोसेस इवॉल्व कर रहे हैं, वो भी कंसीडर किया जा सकता है एक एलिजिबल स्टार्टअप की डेफिनेशन में। सो देयरफॉर वी मस्ट बी कीपिंग आवर आईज एंड ears open, wide open to see and to evaluate whether your client is fulfilling these conditions or not. अच्छा, अब हम बहुत बार ये देखते हैं, कोई हमारे पास क्लाइंट आता है तो भाई आप इनोवेशन तो कर ही नहीं रहे, तो इनोवेशन नहीं कर रहे तो आप एलिजिबल हो ही नहीं। ऐसा नहीं है। देयर आर टू मोर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। द सेकंड ऑप्शंस आर if it is a scalable business model with high potential for employment generation or wealth creation. So employment generation और wealth creation, यानी कि इन दोनों में से भी कोई आप एक कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल स्टार्टअप हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने एक प्रैक्टिकल केस हैंडल किया था जहां पे एक कंपनी ई गेमिंग बिजनेस में सिर्फ कोड्स लिखती थी। दे आर बैकग्राउंड कोड राइटर्स, एल्गोरिदम बनाते हैं, उसका डिजाइन बनाते हैं, एंड दे आर नॉट लॉन्चिंग द गेम्स ऑन देयर ओन। मतलब वो अपनी गेम नहीं बना के मार्केट में लॉन्च करते, बट उनके फॉरेन क्लाइंट्स है। फॉरेन क्लाइंट्स में कुछ स्लॉट बेस्ड गेम्स होते हैं, वो कैसीनोज में चलते हैं या आपके ऑनलाइन भी चलते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहां का एल्गोरिदम यानी कि कोडिंग हम इंडिया में बैठकर कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो मेरा अपना कोई बिजनेस आईपी नहीं है, मैं कोई इनोवेशन नहीं कर रहा, मैंने कोई नया प्रोडक्ट ऐसा बना करके नहीं लाया, क्योंकि गेम्स तो ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं और लोग भी डेवलप कर रहे हैं। बट जहां पे हमने इनको स्ट्राइक किया, वहां पे हमने जो पिच में अपना एक तरीके से बोलेंगे एक हाईलाइट किया पॉइंट को, वो ये हाईलाइट किया कि जो ये कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है क्रिएटिव डिजाइनर्स के लिए और मैथमेटिशियंस के लिए। बिकॉज इन तरीके के गेम्स में क्या होता है, एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एल्गोरिदम वो लिखना होता है तो मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिशियंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। सो बहुत जगह लगता है कि नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर राइटर्स की जरूरत होगी गेम के कोड को लिखने के लिए, नहीं। बहुत सारी गेम्स में एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस की वजह से मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस को जॉब्स मिलने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। सेकेंड थिंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज कि ये लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे थे फॉर इंडिया बिकॉज दे वर ऑल रेंडरिंग सर्विसेज टू द फॉरेन क्लाइंट। तो जो भी इनका रेवेन्यू हो रहा था वो फॉरेन करेंसी में हो रहा था। सो हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हाईलाइट किया, इवन दो वी वर नॉट डूइंग एनी इनोवेशन, इवन दो दी स्टार्टअप के जो फाउंडर्स थे वो बहुत कन्विंस्ड नहीं थे कि भाई हम तो कुछ इनोवेटिव कर ही नहीं रहे, बट देन वी हाईलाइटेड कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसमें हाई स्केल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस इंडिया में लेकर के आ रहे हो जो अभी इंडिया में आउटसोर्सिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। अभी इंडिया के आउटसोर्सिंग का अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे तो मेजरली होता है कि आप फाइनेंस कर दो या कॉल सेंटर्स बना दो या आप बुक कीपिंग कर दो हमारी, या टैक्सेशन में भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जहां पे उन्होंने अपनी सब्सिडरीज बनाई है कि ग्लोबल टैक्सेशन को आप यहाँ पे हैंडल कर लो। बट दिस काइंड ऑफ के ई गेमिंग में आप इंडिया में बैठ करके गेम्स डेवलप करो फॉर फॉरेन क्लाइंट्स विच विल बी देन लॉन्च्ड बाय द फॉरेन कंपनीज इन देयर ओन डोमेस्टिक मार्केट्स। सो ये काम को हमने हाईलाइट किया एंड वी वर सरप्राइज्ड कि हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फर्स्ट स्टेज का भी मिल गया
एंड सेकेंड स्टेज में जहां पे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से अप्रूवल होता है, जहां पे अभी सिर्फ इंडिया में टोटल लेस देन 300 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, लेस देन 300 आउट ऑफ द मोर देन 40,000 स्टार्टअप्स। सेकेंड स्टेज स्टार्टअप्स में सिर्फ लेस देन 300 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, उसमें से इस एक स्टार्टअप को भी रजिस्ट्रेशन मिल गया। सो जस्ट आपके थॉट्स को थोड़ा सा वाइल्ड होने दीजिए, इसको ब्रॉड होने दीजिए, सोचिए कि हम क्या उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा रहे हैं, क्या हमारा जो स्टार्टअप है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, क्या हमारा स्टार्टअप ऐसा है जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है, आइदर द वेल्थ क्रिएशन फॉर द कंट्री और फॉर द सिटीजन्स। क्या आप ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है या इंडिया को एज एन इकोनॉमी बेनिफिट हो रहा है। सो दैट इज द मेन पॉइंट विच यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड। और ये हमें एक प्रेजेंटेशन में बना करके देना होता है, वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन जाती है आपके पिच के साथ, तो वहां पे ये आपको मेंशन कर देने चाहिए पॉइंट्स। द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, इट शुड नॉट बी एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए। प्रॉब्ली ये हमने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी हेलो, हाँ जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? मेरे को ऐसा मैसेज आया था कि आप म्यूट हो गए हैं। बस कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसा लगा था सर। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर अगर ऑडियंस में हमारे सीए फ्रेंड्स के पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री, आप चैट बॉक्स में लिखें या अपना हाथ रेज करते हैं। सो लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया बड़े डायनामिक है। आपके लिए आपके पास कोई भी क्वेरीज हो इन चीजों से रिलेटेड तो आप साथ में लिख दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट। जी, अभी बीच में शायद केजी अग्रवाल सर हैंड रेज कर रहे थे। हाँ जी सर। ठीक है, अगर वो फिर से करेंगे तो फिर हम उनका क्वेश्चन पिकअप कर लेंगे सर। श्योर सर। पालीवाल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास क्वेरी आए तो मुझे आप इंटरप्ट करके रोक सकते हैं बीच में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, ये हमने बहुत पढ़ा है SEZ में, ATIA में, ATIB में, जहां पे भी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था, आपने बस एक नई कंपनी बनाई और उसमें उस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे ही आपके इनकॉर्पोरेशन के 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यू विल सीज टू बी ए स्टार्टअप। सेकेंडली, आपने किसी भी टाइम फ्रेम में 100 करोड़ के टर्नओवर को पार कर लिया तो भी आप एलिजिबल स्टार्टअप नहीं रहेंगे। मैंने नोटिफिकेशन नंबर भी लिख दिया, सो दैट इट इज रेडिली अवेलेबल फॉर रेफरेंस पर्पस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन थिंग, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज की डेट पे सारा ऑनलाइन है। देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज नो फिजिकल मीटिंग और पर्सनल मीटिंग विच इज अलाउड इन द स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको www.startupindia.gov.in पे जाना होता है। वहां पे एक स्टार्टअप की अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा और वो उन्हीं के ईमेल एड्रेस से हम कराएं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमने अपने एड्रेस से करा दिया, ईमेल एड्रेस से करा दिया, तो हम कितने क्लाइंट से कराएंगे, क्योंकि वहां पे एक ईमेल एड्रेस के साथ आप एक ही लॉगिन आईडी को एसोसिएट कर सकते हैं। तो आप ये प्रेफर कीजिएगा कि जो भी स्टार्टअप का फाउंडर है उनकी ईमेल एड्रेस पे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं, सो दैट जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो उन्हीं की प्रोसेस से होंगे, उन्हीं की लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से होंगे। एंड वो जो सर्टिफिकेट्स अगर आते हैं बाद में तो वो भी वहीं पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एंटायरली ऑनलाइन प्रोसेस। इसमें किसी भी तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिजिकल मीटिंग्स अलाउड नहीं है। हमने भी जो स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशंस लिए हैं, दे हैव बीन ऑल ऑनलाइन। आपको अगर क्वेरी भी आती है तो वो भी ऑनलाइन ही आ जाती है ईमेल पे, राइट। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है आपका DPIIT से रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमें एक मेजर बेनिफिट मिलता है जो एंजल टैक्सेशन से रिलीफ मिल जाता है कि आपका प्रीमियम पे शेयर्स आपने इशू किए किसी भी इन्वेस्टर को, तो द कंपनी विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू scrutiny wherein the premium will be treated as income under section 56। तो ये मेजर बेनिफिट है DPIIT की रजिस्ट्रेशन का। तो सेकेंड रजिस्ट्रेशन जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है 3 years ऑफ टैक्स हॉलिडे।
80 IAC में. So that can be chosen out of any 10 years. मतलब आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट से किसी भी 10 साल को आप चूज करके कॉन्टिन्यूस 3 इयर्स में टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं. नाउ आपको इसमें इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि startupindia.gov.in पे आपको रजिस्टर करना है. सबसे पहले तो एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आपको जो भी एंटिटी है उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है. सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि आपके क्लाइंट का प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है. आइडिएशन पे है, यानी कि अभी सिर्फ आइडिया है, आइडिया के बाद वो प्रोटोटाइप एक प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो वैलिडेशन है, मतलब प्रोटोटाइप उन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया है, नाउ दे आर इन द टेस्टिंग फेज कि भाई प्रोटोटाइप अच्छा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, मार्केट कंडीशंस में कैसा उतरता है, या एक्चुअल फिजिकल कंडीशंस में उसकी फंक्शनिंग वर्किंग कैसी है, वो आपको देखनी है. या फिर वो अर्ली ट्रैक्शन में कि भाई वो कमर्शियली भी लॉन्च हो चुका है. अर्ली ट्रैक्शन का मतलब है कि कमर्शियली यू हैव लॉन्च्ड द प्रोडक्ट एंड नाउ देयर इज सम कस्टमर्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी जनरेटेड, राइट. सो वो कस्टमर जनरेशन भी हो गया है, तो दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज अर्ली ट्रैक्शन स्टेज. स्केलिंग अप का मतलब है कि अब आप स्केल अप कर रहे हैं, यू आर नाउ ग्रोइंग रैपिडली. अब आपके कस्टमर भी आ गए, प्रोटोटाइप भी हो गया, सब कुछ हो गया. नाउ यू आर जस्ट कैप्चरिंग मार्केट्स, कि आप मार्केट्स में कर रहे हैं. सो ये आपको क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप कौन से स्टेज पे हैं. सेकेंडली आपको खुद भी असेस करना है, क्योंकि क्लाइंट्स को बहुत बार समझ में नहीं आएगा. आपको उनको समझाना है कि भाई आप किस स्टेज पे हैं. उनको असेस करने में हेल्प कर सकते हैं. That we will help you in assessing which stage you are in at present, right? Then the other details which are required are आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका सर्विस सेक्टर क्या है, आपका राइट, आप किस पर्टिकुलर सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं. सो उसमें क्या होता है कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है. सो आपको उसमें से चूज करना है. द मोस्ट रेलेवेंट विल हैव टू बी चोजन आउट ऑफ इट. आपको हो सकता है कि एग्जैक्ट मैच ना मिले, बट जैसे हम अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम बहुत सारे कोड्स को सिलेक्ट करते हैं, जो सिमिलर कोड होता है उसको सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है. बट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन योर बिजनेस इन द पिच डेक ऑल्सो. तो इसमें एक पिच डेक जाता है. देन आपके अभी करंटली एम्प्लॉयज कितने हैं, सो आपको उनका नंबर देना है, राइट. और इसके साथ अगर आप एक्सपेक्टेड नंबर्स भी दे सकें, कुछ प्रोजेक्टेड नंबर्स दे सकें कि भाई 2-3 साल में वी आर एक्सपेक्टिंग आवर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टू ग्रो फ्रॉम दिस परसेंट, सो वो भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज. फिर आपको एक स्टार्टअप फाउंडर्स जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको बोलना होता है कि भाई आप हमें कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ राइटअप दीजिए. अब वो ब्रीफ राइटअप हो सकता है कि उतना टेक्निकल अच्छा ना हो, और लैंग्वेज भी कई बार फ्लो में नहीं आती है. So how we as a chartered accountant can support them is कि वो आप बुलेट पॉइंट्स में हमें दे दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, and then probably we can draft a good language around it, that how it can be explained in simple words to the persons who are reviewing the application. So वो हमारे लिए हो सकता है कि we help the clients in making, understanding. Probably they can make us understand what they are doing in their business and how they are planning to grow. राइट, what is the problem they are solving. क्या प्रॉब्लम है आज की डेट पे. जनरली आपने स्टार्टअप में सुना होगा कि एक प्रॉब्लम है और उसको वो सॉल्व कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह ने क्या सॉल्व किया कि आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही सामान डिलीवर हो जाएगा, राइट. सो देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स कि भाई पोल्यूशन बहुत हो गया है, चलो इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, दिस इज अ न्यू सॉल्यूशन. सो देयर आर मेनी अदर थिंग कि भाई अगर जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि आगरा में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इसलिए नहीं ला पा रहे हैं ज्यादा क्योंकि देयर इज अ कंसर्न फ्रॉम दी एनजीटी कि भाई आपका पॉल्यूशन से हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को खतरा है. सो इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, इज देयर अ स्टार्टअप हु इज सॉल्विंग दैट कि भाई उसके अराउंड हम आई एम जस्ट गिविंग सम वाइल्ड थॉट्स कि भाई हम ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी लगा देंगे कि पॉल्यूशन अगर होगा भी तो वो ताज को इफेक्ट नहीं करेगा. सो दिस कैन बी योर पॉइंटर्स व्हिच यू कैन राइट, राइट. सो आप उसमें क्या प्रोसेस इवॉल्व कर रहे हैं, मींस द स्टार्टअप व्हाट इज द प्रोसेस दे आर इवॉल्विंग, राइट, हाउ दे आर सॉल्विंग इट. देन आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है. अगर कोई यूनिकनेस है तो वो बता सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि अगर यूनिकनेस नहीं भी है तो भी जस्ट डोंट गेट बॉग डाउन कि ऐसा नहीं है कि यूनिकनेस है ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट कभी अप्रूव ही नहीं होगा या आपका स्टार्टअप कभी अप्रूव नहीं होगा. मैंने जैसे अपना एग्जांपल बताया, उनकी यूनिकनेस नहीं थी बहुत ज्यादा, बट स्टिल दे गॉट द अप्रूवल, राइट. होता है तो बहुत अच्छी बात है. देन आपको अपने रेवेन्यू मॉडल के बारे में भी बताना है.
आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? बिकॉज ये स्टार्टअप प्रोसेस में आइडिया वाले लोग तो बहुत आते हैं। हर क्लाइंट आपके पास आएगा और यही बोलेगा कि जी मेरा आइडिया, मेरा बिजनेस तो वर्ल्ड चेंज कर देगा, लेकिन वो वर्ल्ड चेंज कैसे होगा वो उनको नहीं पता होता। वो आपको असेसमेंट करनी है, आपको थोड़ा ग्रिलिंग करनी है, आपको उनसे सवाल पूछने हैं कि भाई आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप देखे हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, हम कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि मेरे बिजनेस में मेरा मोनेटाइजेशन वैल्यू क्या है, मैं कहाँ से पैसा कमाऊंगा, मैं रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करूंगा। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रेवेन्यू आ जाएगा जी 100 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी, 50 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी, लेकिन जब वो एक्चुअली लॉन्च होता है तो पता लगता है कि 10,000 का भी नहीं सामान बिक रहा या 10,000 की सर्विसेज भी अवेल नहीं हो रही। So therefore they must be very careful in projecting the revenues, how they are trying to build up revenue streams. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्ट्रीम से पैसा आ सकता है। अगर आप में मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, आपके प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं कि उसी का 10 जगह यूज हो सकता है, तो आप उनको लिखिए। या आपकी ऐसी सर्विस है कि वो एक सर्विस से मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है कि भाई एक सर्विस का कॉन्सिक्वेंस में दूसरी सर्विस भी अवेल करेगा, दूसरी के में तीसरा भी करेगा। So you can write multiple streams of revenue also. So that will help the other person, the authority to visualize the business at a later point and give approval effectively. इसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपके स्टार्टअप से कि भाई अभी उन्होंने फाइनेंस कहाँ से लिया है, वेदर दे हैव पुट इन देयर ओन मनी, जो फाउंडर्स हैं उनकी अपनी मनी है, या उन्होंने कोई एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड लिया है, या फैमिली एंड फ्रेंड से कोई फंड्स रेज किए हैं, तो वो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका प्रोफाइल्स जाएंगी, जो भी डायरेक्टर्स हैं, अगर कंपनी है तो आपके डायरेक्टर्स होंगे, या एलएलपी और नॉर्मल पार्टनरशिप है तो उनके पार्टनर्स की आपको प्रोफाइल देनी पड़ेगी। एंड प्रोफाइल शुड बी क्रिस्प, ऐसा नहीं कि हम लेंदी पेजेस और एसेज लिख रहे हैं उस पे। आप जनरली क्या कीजिए, एक पार्टनर की प्रोफाइल पे एक पेज डिवोट कीजिए, एक स्लाइड, उसमें उनकी फोटो होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो किस एजुकेशन से है, अगर उन्होंने प्रीवियसली कहीं किन्हीं कंपनीज में काम किया है तो उस कंपनीज का आप लिख सकते हैं कि भाई इस डेजिग्नेशन पे उन्होंने ये काम किया है, और वहां पे अगर उनका ब्रीफ रोल लिखना है कि भाई वो उन्होंने क्या क्या काम किया है तो वो लिख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप ही जो स्टार्टअप में वो काम कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर हैं, तो उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सिर्फ डायरेक्टर लिख देने से काम नहीं बनेगा, उनका रोल क्या है, क्या वो टेक्निकल पर्सन है, क्या वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ओवरसी करते हैं, या वो सेल्स एंड मार्केटिंग के पर्सन है तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या हेल्प करते हैं, या आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, तो भाई गवर्नमेंट रेगुलेशंस में लॉबिंग उनका मेन काम है, गवर्नमेंट के साथ हम बातचीत करेंगे। सो इस तरीके के आपको थोड़ा सा उनके रोल के बारे में भी लिखना है, करंट रोल में हाउ दे आर सपोर्टिंग दी स्टार्टअप। या बहुत सारे ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स जो सिर्फ मेंटरशिप के लिए आते हैं, they are having experience of more than 30 years, 35 years, now they are retired, but they are joining startups as directors just to provide mentorship. So आप उनके बैक एक्सपीरियंस के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए सर। मुझे लग रहा है हिमांशु अग्रवाल जी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने 2 रेज किए, तो मैं चाहूंगा कि वो अगर अपना जो है अपार जी अनम्यूट में हेल्प करिए उनकी, तो वो पूछ पाए तो शायद सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। जी सर, जी बिल्कुल। ये हिमांशु अग्रवाल सर जी। थैंक यू सर। सर आपने जो ये बात कही कि एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इनोवेटिव हो या एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड हो या फिर वो वेल्थ क्रिएटिव हो, तो अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो सकता है आपको लगे कि मैं बड़ा अजीब सा पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बेंचमार्क कुछ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 100-200 हो तो वो माने जाएंगे कि हाँ वो आप अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, या इज इट इन आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अराउंड कितने एम्प्लॉइज तक को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है? और जिसपे मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया गेमिंग वाले में, उसमें सिर्फ 7-8 एम्प्लॉइज थे जब हमने अप्लाई किया था, और जो हमने प्रोजेक्शंस दी थी वो दी थी लगभग 50 से 60 एम्प्लॉइज की ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 years। ठीक इसी तरह से तो बेंचमार्क ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम नीश एरिया में, बट हमने वहां पे क्या किया था कि हमने बोला था कि हम एक नीश सेगमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। नीश सेगमेंट क्या था कि मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस को हम एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल एल्गोरिदम लिखना है, आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में करना है कि गेम की क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। आपने देखा होगा लीडर बोर्ड्स होते हैं, अगर आपने ई गेम्स खेले हैं कभी तो आपने वहां देखा होगा लीडर बोर्ड्स चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है कि आप पिछले 10 दिन में कितनी गेम्स खेली हैं, आप उसमें कितनी जीते कितनी हारे।
तो वो सब पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोडिंग हो रही होती है। सो हमारा ये एक्सपीरियंस था कि आप एक वैल्यूएबल जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, probably they might not be looking at the number of jobs, right? If you are creating valuable jobs और वो वैल्यू क्रिएशन कर रही है, और हमने उसमें क्या किया था, कपल किया था वेल्थ क्रिएशन के साथ भी, कि वी आर अर्निंग अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो इसका मैं ये बोलूंगा कि कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है कि स्केल अप क्या है, इट इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स। और वही है कि जो सामने अथॉरिटी बैठी है उसको समझ में आनी चाहिए, अगर उसको लगता है कि हाँ ये काम अच्छा कर रहे हैं, फाउंडर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो दे देते हैं। अच्छा, यही सर दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। वेल्थ हाँ जी सर। का मतलब सिर्फ ये कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में है उसी को हम वेल्थ एक्सचेंज मान रहे हैं, या हमारे साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं हम उनकी लाइफ में जो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं उनकी पर्सनल वेल्थ हम बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है? सर वो भी एक्सेप्टेबल होगा, 100% होगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि वेल्थ क्रिएशन जो आप कर रहे हैं वो इंडिया के लिए कर रहे हैं। वो तो हमने अपने स्टार्टअप को ऐसे थोड़ा सा प्रेजेंट किया था कि भाई हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, हम उनकी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी काउंटेबल हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। थैंक्स अ लॉट। जैसे अभी हमारे पास एक और स्टार्टअप था, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे वो आपको वेल्थ रिलेटेड, आपके वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस देते हैं कि आपको अपनी वेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए, दे प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस। तो वो भी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है। ठीक है सर, शुड वी मूव ऑन सर? ओके सर, प्लीज। ग्रेट, सर प्लीज। ठीक है सर, तो हम अभी प्रोफाइल्स की बात कर रहे थे कि आपको प्रोफाइल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और प्रोफाइल जो भी आप लिखेंगे क्रिस्प होनी चाहिए, लेकिन क्रिस्प के साथ साथ ऐसा हो कि भाई हाँ जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो एक स्लाइड में आ गई। स्लाइड बनाते टाइम सर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि हम सब कुछ लिखने के चक्कर में वो फॉन्ट बहुत छोटा कर दें, एकदम गिचपिच हो जाए, तो वो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अब ऑनलाइन में है, आप वर्बली फेस टू फेस बैठ करके समझा नहीं सकते। सो योर डॉक्यूमेंट विल स्पीक फॉर यू। सो देयरफॉर डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको पढ़ने में भी समझ में आए, अच्छा लगे। वो ऐसा ना हो कि विजुअली देख करके उनको लगे कि यार इसमें तो इतना सब कुछ लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। सो देयरफॉर द विजुअल इफेक्ट्स, हमारा जो स्पेसिंग है, इन चीजों पे भी बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने लिख के कुछ भी दे दिया तो वो सब अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ वेबसाइट आपको देनी है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, और जनरली हम प्रेफर करते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी आपकी वेबसाइट हो, सो दैट दे कैन गो एंड सी कि आपके वेबसाइट पे एक्चुअली प्रोडक्ट्स क्या है, आपकी टीम क्या है, आपने उसके बारे में पब्लिक डोमेन में क्या डाला हुआ है। आपको एक वीडियो भी बनानी होती है, जनरली ये सेकेंड स्टेज के लिए आता है, जब आपका इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के लिए होता है, तो वो आज से रिक्वेस्ट आती है कि आप 3 से 4 मिनट का एक वीडियो दीजिए। आजकल तो आई थिंक वो ऑनलाइन ही हो गया है कि आप जब पहली स्टेज पे ही अपलोड करते हैं तभी आपसे मांगता है। बहुत क्रिस्प होनी चाहिए वीडियो। जब आप बनाते हैं तो डू सम रिसर्च, आप उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कीजिए कि वो इंडस्ट्री में पोटेंशियल कितना है। से फॉर एग्जांपल वो एज एन इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड कितना ग्रो कर रही है, इंडिया में उसका क्या पोटेंशियल है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं से ऐसे आर्टिकल्स मिल जाते हैं जहां पे आपको पता लगता है कि भाई इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल से फॉर एग्जांपल $20 बिलियन का है, ये मार्केट $50 बिलियन की हो जाएगी, एंड उसमें ज्योग्राफीज में कहाँ पे कंसंट्रेशन है। जनरली आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होती है। जैसे आज की डेट में इंडिया में बोलते हैं दैट इंडिया इज द फार्मेसी फॉर द वर्ल्ड, जस्ट लाइक चाइना वाज द मैन्युफैक्चरर फॉर द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा थी। सिमिलरली इंडिया में आज की डेट पर फार्मेसी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर द फाउंडर, राइट। आप उनसे भी डिस्कस कीजिए कि भाई आपके बिजनेस के रिसर्च की इंडस्ट्री के बारे में ये रिसर्च है, आपके क्या थॉट्स हैं इसमें, राइट। सो बिकॉज दे आर मोर क्लोजर टू द इंडस्ट्री, प्रोबेबली दे माइट हैव सम मोर इनसाइट्स। वो लोग कस्टमर से डील करते हैं, वो लोग सप्लायर से डील करते हैं, सो दे कैन प्रोवाइड सम इनपुट्स। आप वीडियो बनाने से पहले अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, जैसे फिल्म की एक स्क्रिप्ट तैयार होती है वैसे एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। हमने ये किया था, 1.5 से 2 पेज की आपकी एक स्क्रिप्ट तैयार होगी। उसके बाद आपको वो रिहर्सल करनी है थोड़ी सी, कि आप वो रिहर्स करवाएं उनको बैठ करके कि भाई ये आपको वीडियो में बोलना है, सुनाओ। क्योंकि आप जब कैमरे को फेस करके बोलते हैं तो कई बार आपकी फ्लुएंसी नहीं आती है। अच्छा, एक और चीज आप जो इसमें करनी होती है हमें वीडियो बनाते टाइम, दैट वीडियो में फाउंडर्स आने चाहिए, आपके जो फाउंडर्स हैं, प्लस वो आपको रिक्वायर करते हैं कि आप अपने ऑफिस
जहां पे आपका ऑफिस है उस ऑफिस स्पेस को कैप्चर कीजिए। आप बैकग्राउंड में बोलते जाइए साथ साथ में, बट साथ में आप ऑफिस की स्पेस को कैप्चर कीजिए। और अगर आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनके फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी कैप्चर कीजिए, मतलब जो सैंपल्स हो आप एक टेबल पे रख सकते हैं, आप उनको कैप्चर कीजिए उसी वीडियो में। या जैसे हमारा ई गेमिंग वाला था, तो हमने क्या किया, हमने लैपटॉप पे वो ई गेम को खोल के दिखाया, बैकग्राउंड में कोडिंग कैसे होती है, एल्गोरिदम कैसे बनते हैं, 1 मिनट में हमने वो दिखाया कि इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं, इस तरीके से हम एल्गोरिदम बनाते हैं, इस तरीके से हम डिजाइन बनाते हैं, एंड देन फाइनल हमारी गेम ऐसे दिखती है। तो ये चीज हमने उस वीडियो में डाला था। तो सिमिलरली अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है ऐसा, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वीडियो बनेगी तो होगी वो सिर्फ 3 मिनट की या 4 मिनट की, लेकिन उसमें आपको ये सब चीजें कैप्चर करनी है, पार्टनर्स के फेसेस, आपका ऑफिस स्पेस, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनके डिस्क्रिप्शन या उनके फोटोग्राफ्स, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। द लास्ट थिंग इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तो बहुत नॉर्मल सा है, इसमें आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपको ये चीजें चाहिए होंगी। जब भी आप एप्लीकेशन आप फाइल करने जाएंगे तो उससे पहले आप इन सब चीजों को प्रिपेयर कर लें, तभी आप एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, राइट। जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और सर्टिफिकेट आता है, जैसा कि मैंने बताया कि मोर देन 40,000 स्टार्टअप्स हैव ऑलरेडी गॉट दिस फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपकी कंपनी होती है, आपका आज की डेट में ये थोड़ा सा पुराना है, अगर आप डेट ऑफ वैलिडिटी भी देखिए आप इसमें लिखी हुई है, जैसे मैंने बोला था कि पहले 7 साल का होता था, तो ये 7 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन मिला है, बट अभी वो 10 साल के लिए हो गया है। एक इंपॉर्टेंट चेंज जो अभी हुआ है वो ये हुआ है कि जो नए सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उसमें एलिजिबल बिजनेस भी लिखा होता है, भाई आप ये एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं। अब होता क्या है, जो हमने थोड़ा सा देखा है कई बार, कि एक बिजनेस कर रहे थे उसके लिए आपको डीपीआईटी का रजिस्ट्रेशन मिल गया, बट आपने उसी स्टार्टअप में दूसरा बिजनेस भी शुरू कर दिया जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बिजनेस इवैल्यूएशन नहीं हुआ है उसका, डीपीआईटी ने उसको नहीं देखा है। और कई बार ऐसा भी हो रहा है, अभी आई डोंट नो कितना, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इस पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, कि जिन स्टार्टअप्स को ATIAC का रजिस्ट्रेशन मिला है, वो ATIAC का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए बिजनेस ए के लिए मिला था, नाउ इन दैट सेम एंटिटी दे हैव आल्सो स्टार्टेड बिजनेस बी व्हिच इज quite different from the business for which they got the eligibility, the registration with interministerial board. So now what is going to happen for the profit, to the profits of business B? Now whether the profits of business B will also be eligible for ATIAC deduction or not, that is a gray area as of now. इसके ऊपर अभी कोई final word नहीं है, final conclusion नहीं है. Probably there might be some clarification which may be issued at a later point of time. But as on date, there is an ambiguity. Probably some businesses might take an benefit of this particular point also, and that is why the interministerial board is very, very skeptical while giving the approvals for these kind of registrations. So the second level of registration, and that is very tough to get. Now moving on, second stage का भी process हम एक बार discuss कर लेते हैं कि process थोड़ा सा हम time over हो रहे हैं, but I'll just take few minutes more. तो जो सेकंड स्टेज का बिजनेस आपका है, अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो फर्स्ट स्टेज की स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है डीपीआईआईटी से, सो दिस इज रजिस्ट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट टू गेट यू एग्जेम्पशन फ्रॉम द एंजल टैक्सेशन। वहां पे एक और चीज आपको फाइल करनी पड़ती है, डीपीआईआईटी के वेबसाइट पे एक फॉर्म 2 मिलता है, फॉर्म 2 को आपको फिजिकली हार्ड कॉपी में प्रिंट लेकर के उसको साइन करा के फाउंडर डायरेक्टर से वो अपलोड करना पड़ता है आपको। उसमें डिक्लेरेशन क्या होती है कि जो भी आपको प्रीमियम पे इन्वेस्टमेंट आएगी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ऑन विच यू आर क्लेमिंग 56 का एग्जेम्पशन, कि आपको 56 नहीं लगना चाहिए, आपको एंजल टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो मनी आप फॉलोइंग 8 और 9 थिंग्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, विच इज द लिस्ट इज जनरली आप मोटर व्हीकल ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप गोल्ड एंड बुलियन वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी दूसरी एंटिटी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि आपको शेयर्स मिल जाते हैं या आप इन्वेस्ट कर देते हो कि भाई ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, आप एक्विजिशंस नहीं करेंगे, यू कांट डू एक्विजिशंस। सो ऐसे वहां पे 7-8 आइटम्स लिस्टेड हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी स्टार्टअप की एग्जेम्पशंस रिवोक हो जाती है।
तो therefore one has to be mindful कि जब भी हमें 56 सेक्शन की एग्जेम्पशन लेनी है तो this is a twin condition which you have to fulfill. One, you must have DPIIT registration. Second, you must have signed copy of form 2 before the DPIIT. This is an online process. ऑनलाइन ही फाइल होता है, आपको स्कैन करके सिर्फ अपलोड करना है. सो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, राइट. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज कि आपको जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एलिजिबल बिजनेस का है, विच गिव्स यू द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जो कि 3 years ऑफ टैक्स हॉलिडे है. 0 टैक्स फॉर 3 consecutive years in the period of 10 years of your startup from the date of incorporation. So right. So अब इसमें आपको क्या और चाहिए होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड और LLPs, इसमें रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल नहीं है, राइट. सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. सेकेंड चीज, इसमें आपको एक और कंडीशन है कि कंपनी मस्ट हैव बीन और द एंटिटी मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1st of April 2016 बट बिफोर 1st of April 2021. सो अगर अभी वाले बजट में ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो अगर कोई भी एलिजिबल स्टार्टअप करना चाहता है जिसको सेकेंड स्टेज का रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च तक, 31 मार्च ऑफ दिस ईयर, ये जो अभी आने वाला है 2 महीने बाद, उस तक अपनी कंपनी या LLP इनकॉर्पोरेट करा लेनी चाहिए. बहुत बार क्या होता है, लोग अपना स्टार्टअप चला रहे होते हैं, प्रोप्राइटरीशिप में चल रहा है या नॉर्मल पार्टनरशिप में चल रहा है, जैसे कि हम करा लेंगे, जब एक स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम कंपनी रजिस्टर करा लेंगे, LLP रजिस्ट्रेशन करा लेंगे. तो अगर वो सीरियस हैं उस बिजनेस के बारे में, सो दे मस्ट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी और एन LLP before 31st March of 2021. So this must be taken into account. The third thing is that as per the current SOPs, जो interministerial board की meetings होती हैं या आपको queries आने का time लगता है, generally we have seen कि 4 to 6 months का time period लग जाता है. So ऐसा नहीं है कि client आया, आपने application file कर दिया और वो अगले दिन phone कर रहा है कि CA साहब क्या हुआ, हमारी application का आया नहीं, कोई response नहीं आया. तो you must set the expectations right that boss, दिस इज गोइंग टू टेक टाइम. ये ऐसा नहीं है कि आपने आज एप्लीकेशन फाइल करी और कल आपका इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड बैठ गया और आपकी एप्लीकेशन को चर्चा कर रहा है. सो देयरफॉर एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो आपके ऊपर खामखा का प्रेशर क्रिएट कर देंगे. और एक और चीज उनको ये बड़ा क्लियरली बता देना कि हम लोग फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो भी इंटरेक्शन होगी वो गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू ही होगी. सो कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट को नहीं बननी चाहिए, राइट. फिर इसमें थोड़ी सी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो MOA या LLP डीड आपकी चाहिए होती है. आपकी उसमें बिजनेस एक्टिविटीज शुड मैच विद व्हाटएवर यू हैव स्टेटेड इन योर पिच डेक. ऐसा नहीं हो कि ऑब्जेक्टिव्स में तो कुछ और लिखा हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही लिख रहे हैं. सेकेंडली, आपको लास्ट 3 years के फाइनेंशियल्स वो मांगते हैं अगर अवेलेबल हैं तो. अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार 3 साल तो हुए ही नहीं, जो तब तक 3 साल नहीं होंगे क्या तब तक मैं सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है. जो हमने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन की थी उसका 2nd year ही था. तो जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उतनी आप अपलोड कर दीजिए. हाँ, लेकिन इसमें हम एक चीज और सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, आपका प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ है, आपकी कमर्शियल वायबिलिटी अभी चेक नहीं हुई है, या आपको रेवेन्यू आने शुरू नहीं हुए हैं, यू कैन नॉट शोकेस द ग्रोथ. उस स्टेज पे आप इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास ना जाएं, क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड जो है वो मिनिस्टर्स का बोर्ड है, यानी कि यूनियन कैबिनेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का बोर्ड है, और उनके साथ बहुत टॉप नॉच जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं. अगर उनके सामने कोई बहुत ही अर्ली स्टेज का स्टार्टअप जाएगा जिसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड. सो हम लोग थोड़ा सा सजेस्ट ये करते हैं कि आप पेशेंट रहिए. अगर आपको फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन मिल भी गया है तो आप सेकंड स्टेज के लिए थोड़ा सा अपने स्टार्टअप में वेट कीजिए, थोड़ा सा उसको लॉन्च कीजिए, कमर्शियली उसको देखिए कि कैसा चल रहा है. एंड वंस यू हैव 1 or 2 years of financial statements to showcase the growth, then you will have immediate benefit or immediate recognition before the board or the bureaucrats. So ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं. थर्ड चीज, हमें पिच डेक, जो मैंने बोला आपको, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पिच डेक में आपको आपके बिजनेस के बारे में, जो मैंने वहां पे बताया था कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ यू आर सॉल्विंग, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप उसमें यूनिकनेस कोई है तो वो बताइए, या आप जॉब क्रिएशन कैसे कर रहे हैं या वेल्थ क्रिएशन कैसे कर रहे हैं. इट कैन बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो वो सब चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनानी है. मतलब आप स्लाइड में एक स्लाइड बनाइए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर सॉल्विंग, एक में आप बना दीजिए कि यूनिकनेस क्या है,
थर्ड में आप बना दीजिए कि भाई आपकी वेल्थ क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रही है, या आप अगर इनोवेटिव हैं तो वो बना दीजिए। अगर आप इनोवेटिव हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन के बारे में भी लिखना ही है, बट हाँ जितना ज्यादा हम लिख सकते हैं उतना बेहतर है। फिर आपकी पार्टनर्स प्रोफाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स की आपको प्रोफाइल या जो फाउंडर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स की प्रोफाइल है वो भी देनी है। अब इसमें एक जनरली क्वेश्चन कई बार आता है कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, बना दी, सब्सिडरी बना दी। सर सॉरी सर। हाँ जी सर बताइए। हमारे साथ सी शेफाली गर्दवाल जी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका आगरा ब्रांच स्वागत करती है। और प्लीज सर कंटिन्यू करिए। वेलकम शेफाली जी, प्लेजर टू हैव यू अलोंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको पिच डेक में थोड़ा सा क्रिस्प ही रखना है, आपको उसको बहुत ज्यादा एंटेंगल नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वीडियो आपके ब्रीफ अबाउट योर स्टार्टअप, व्हाट इज प्लानिंग टू डू, आपके प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट के बारे में या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को आपको शोकेस करना है उस वीडियो में कि वो क्या है, कैसे चलता है, राइट? आपको मार्केट ट्रैक्शन के बारे में कुछ बताना है, अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बताना है, आप इंडिया में उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वर्ल्ड में वो कैसे चल रही है, कहीं और उसका कुछ और प्रोटोटाइप बन चुका है या नहीं बन चुका है। जैसे मैंने कल एक इवेंट में था स्टार्टअप के, तो वहां पे एक स्टार्टअप आया नया, यंग पीपल, दे आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी सेल्स which can be charged from hydrogen, right? And they are planning to launch hydrogen stations. जैसे अभी हम पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशंस देखते हैं, they are creating hydrogen stations. अब वो कहते हैं हाइड्रोजन बनता कैसे है? हाइड्रोजन कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ सम प्रोसेस थ्रू वाटर ओनली। मतलब आप सिर्फ पानी का प्रयोग करके उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दे तो बाकी जो बचते वो हाइड्रोजन है। एंड हाइड्रोजन में कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इट्स अ वेरी वेरी हाई एनर्जी फ्यूल। तो कहते हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी बर्न लाइक सीएनजी और पेट्रोल, बट वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जो आपके इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में सेल्स लगते हैं, बैटरीज लगते हैं, उसको चार्ज करेगा। उन्होंने जो प्रोडक्ट बताया वो क्या बताया कि भाई जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, दे आर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल व्हीकल्स, राइट? वो एक ही बार में 500-600 किलोमीटर चलते हैं, 300-400 किलोमीटर चलते हैं। अब अगर उतनी कैपेसिटी के लिए आपको बैटरीज लगानी है तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्पेस, दैट विल नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड बल्क में उनका वेट भी होगा जो कि ट्रक को या बसेस को हैवी करेगा। सो दे आर सेइंग कि हाइड्रोजन को यूज करके हम बहुत मिनिमम बैटरीज लगा करके उनको कंटिन्यूअसली चार्ज कर सकते हैं एज दे आर रनिंग। सो दिस वाज वेरी इनोवेटिव। तो अब आप इसको कैसे शोकेस करेंगे अपनी वीडियो में, प्रॉब्ली यू विल हैव टू थिंक थ्रू दिस, कि आप वो हाइड्रोजन सेल की बैटरीज को कैसे शोकेस करेंगे या वो सेटअप जो बनाना है वो कैसे दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, उस बिजनेस को आपको कैसे शोकेस करना है, प्रॉब्ली जो स्टार्टअप्स हैं वो किसी क्रिएटिव डिजाइनर की या क्रिएटिव वीडियो जो बनाने वाले होते हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं कि भाई हमें ये वीडियो बनानी है, हमें ये प्रोडक्ट शोकेस करना है, तो हमको किस तरीके से दिखाएंगे सामने वाला, देखने वाला इसको आसानी से समझ सके। Then some other critical points which needs to be kept in mind are, project should either be innovative or scalable business होना ही चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि either it should be innovative, या तो आप अपनी innovation के बारे में बात करें, या आप अपने employment generation के बारे में बात करें, या wealth creation के बारे में बात करें, और अगर combination है तो combination के बारे में बात करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होना चाहिए, आप अगर सब चीजें कर रहे हैं साथ में तो सब चीजें के बारे में लिखिए। Then आपका नोट होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, क्या आप कर रहे हैं, यूनिकनेस क्या है। वेल्थ जनरेशन, जनरली प्रोजेक्ट्स ऑफ आइडिएशन स्टेज आर नॉट बीइंग अप्रूव्ड। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ आइडिएशन स्टेज में है या बहुत अभी प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उस स्टेज के स्टार्टअप्स को सेकंड स्टेज का रजिस्ट्रेशन अभी आज की डेट में नहीं मिल रहा है। मतलब रेयर भी नहीं बोलूंगा, अभी नहीं मिल रहा है, दे आर जस्ट रिजेक्टिंग इट, राइट? सो ये है जो सेकंड स्टेज का स्टार्टअप है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये उनका एलिजिबल बिजनेस का, एक स्टार्टअप को कैसा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है, वो इसकी स्पेसिमेन कॉपी है। एंड दिस इज एक्चुअली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। और जैसा मैंने बोला, अभी आज की डेट पे क्या है कि वो एलिजिबल बिजनेस भी लिखने लग गए हैं।
that what eligible business you are entering into, what you are engaging into. So वो भी अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, अभी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, नहीं तो फिर वी विल मूव ऑन टू बेनिफिट्स। वी विल जस्ट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द बेनिफिट्स। सर कोई सवाल पूछने वाले हैं अभी? सर प्रोसीड करते हैं। ठीक है सर। सर सबसे पहला है कि आपको बहुत सारे लेबर लॉज में और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन ही सफिशिएंट हो जाती है, और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज स्टार्टअप से ही हो जाता है, रजिस्ट्रेशन से ही हो जाता है कि आप ऑलमोस्ट 7 ऐसे लेबर लॉज हैं जहां पे आप सिर्फ सेल्फ सर्टिफाई कर दें, जैसे पॉश हो गया, आपके पीएफ की कंप्लायंस हो गया, आपके और सारे कंप्लायंसेस हैं काफी सारे, जहां पे नहीं तो आपका पीएफ ऑफिसर आपके पास बैठ जाएगा या लेबर ऑफिसर आपके पास आके बैठ जाएगा, और जो तंग करते हैं वो चीजें नहीं होंगी। आप सिर्फ अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए, सर्टिफिकेशन दीजिए, दैट इज एनफ, आप स्टार्टअप है तो। देन आपका पेटेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो फास्ट ट्रैक होती है, और आपको गवर्नमेंट की जो पेटेंट फाइलिंग फीस है उसमें भी रिबेट मिलती है, अप टू आई थिंक 70% तक का आपको रिबेट मिलता है अगर आप एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है तो। एंड पेटेंट फाइलिंग फीस एक अच्छी डिसेंट फीस होती है, जो गवर्नमेंट की फीस भी होती है वो भी अच्छी होती है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ऑब्वियसली लेंदी होता है पेटेंट का, तो वो भी आपका फास्ट ट्रैक बेसिस पे चलता है। देन द थर्ड वन इज कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर्स हैं, आपके गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट में कोई भी वो चीज आपको प्रोक्योरमेंट के लिए निकलता है, उसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए जब भी वो बुलाते हैं तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। आपका पास्ट क्राइटेरिया नहीं देखा जाता, आपको रिलैक्सेशन मिलती है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस में जो कंडीशंस होती हैं, जनरली टेंडर्स में आपने देखा होगा गवर्नमेंट में कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है उसके बारे में बताइए, तो वहां पे कुछ रिलैक्सेशंस मिलती हैं। प्लस अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलती हैं, वो आपको स्टार्टअप्स को रजिस्ट्रेशन में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये सब चीजें आपको एक बेनिफिट मिलती हैं। फोर्थ थिंग इज इजी एक्सेस टू फंड्स। देयर इज अ फंड फॉर स्टार्टअप, सिडबी ने 10,000 करोड़ का फंड लॉन्च किया हुआ है। सिडबी उसका खुद डिसबर्स नहीं करता है बहुत बार, देयर आर नोडल बैंक्स व्हिच आर डिसबर्सिंग, बट इसमें फंड्स की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। ऑब्वियसली ग्राउंड पे थोड़ा सा आपको फिर भी वो अपना बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है, आपको वो फाउंडर्स की एक्सपीरियंस जो है वो उस पर बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टार्टअप को, हर एलिजिबल स्टार्टअप को आपको बस बैठे बिठाए लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी फिर भी चेक होती है, बट यस थोड़ी सी रिलैक्सेशंस मिलती हैं कैपिटल गारंटी स्कीम में, जहाँ पे आपको विदाउट कोलेटरल भी लोन मिल सकता है। सो दीज स्टार्टअप बेनिफिट्स आर अवेलेबल। इफ वी गो टू बैंक्स दे विल बी एबल टू प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। इजी एग्जिट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में आपको जो टाइमलाइन है एज पर देम इट इज 90 डेज, जनरली 6 मंथ का टाइम होता है, तो स्टार्टअप्स के लिए टाइम है कि आपको 90 डेज में ही लिक्विडेट करने का ऑप्शन मिलता है। यू कैन फास्ट ट्रैक योर, इफ स्टार्टअप नहीं चला, क्योंकि फेलियर रेट काफी हाई होता है। आप जो भी स्टार्टअप करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्टअप्स चल जाएं, तो जो भी फेलियर रेट है, अगर आप फेल कर गया स्टार्टअप एंड यू वांट टू वाइंड इट अप, यू विल बी गिवन अ फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग टू वाइंड अप द बिजनेस। The sixth one is incentive from state governments। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टअप पॉलिसीज लॉन्च की हैं। अगर आप अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको एक बार DPIIT से रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर आपको नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट से भी रजिस्ट्रेशन कराना है। आपका जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है वही चलता है हर जगह पे। एंड इफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च सर्टेन इंक्यूबेटर्स, आज की डेट पे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो उन्होंने बड़े बड़े इंक्यूबेटर स्पेस, कोवर्किंग स्पेस टाइप में सेटअप किए, तो वहां पे अगर आप जाएं और अगर आप स्टार्टअप की तरह आप इंक्यूबेट करना चाहें तो बहुत लो वैल्यू ऑफ कॉस्ट में, रेंटल में आपको स्पेस मिल जाती है आपका ऑफिस सेट करने के लिए। सो प्रॉब्ली जनरली दे गिव इट टू यू फॉर 1 year or 1.5 years so that you can in early stage of your business avail those services, बट ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो वन मस्ट लुक फॉर कि आपके गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर्स कौन से हैं, और से फॉर एग्जांपल अगर आगरा रीजन में नहीं है, सो प्रॉब्ली यू कैन इंसिस्ट, अभी तो हमारे साथ मंत्री जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री के, तो वी कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि भाई आप ऐसे इंक्यूबेटर सेट कीजिए, आप आगरा में सेट कीजिए, आप रूरल एरियाज में सेट कीजिए, जहां पे जो रूरल बेल्ट में लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको एक इकोसिस्टम मिले, उनको मेंटरशिप मिले, उनको गाइडेंस मिले कि आपको अगर एलिजिबल अपने बिजनेस को स्केल अप करना है तो कैसे मिलेगा। सो ये सब इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट बेनिफिट जो है वो इनकम टैक्स बेनिफिट है। आपको एंजल टैक्सेशन से बेनिफिट मिलता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में बेनिफिट मिलता है, आपको ATISC की रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल गई तो 3 years का टैक्स हॉलिडे मिलता है। सो देयर आर लॉट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट्स आल्सो अवेलेबल। सो ये सब चीजें हमारा बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर लॉज में है ग्रेचुटी, PF, ESI, 3 more एनवायरमेंटल लॉज में भी हैं। फॉर एग्जांपल आप एनवायरमेंट के लिए NGT में बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन आप सेल्फ सर्टिफाई करें सो यू विल बी ग्रांटेड, यू विल बी कंसिडर्ड टू बी ओके। 5 साल तक आपको कोई भी लेबर लॉ में इंस्पेक्शन नहीं होगी। आपका कोई भी क्रेडिबल कंप्लेंट है तभी कुछ होगा, राइट। अप टू 50% आपको रिबेट मिलेगी स्टैट्यूटरी फी पेमेंट में। मैं 70% कह रहा था, आई थिंक यहाँ पे कुछ मेरी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा जब आपको भेजूंगा तो आपको ये रिबेट मिलती है, ठीक है। तो एज पर लास्ट रिपोर्ट 31 मार्च 2020 तक मोर देन 8000 एप्लीकेशंस रिसीव हो गई थी फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये डेटा अभी और बढ़ गया होगा। EC एक्सेस टू फंड ये हम बात कर चुके हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की भी हम बात कर चुके हैं। प्रायर एक्सपीरियंस नहीं आपको कंसीडर होता, प्रायर टर्नओवर की लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत बार आपको जब आप पब्लिक टेंडर में बिड कर रहे होते हो, अर्नेस्ट मनी के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलती है। आपको जो जनरल स्कीम है इसकी, वो इस लिंक पे मैंने यहाँ पे दिया है, इस लिंक पे आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आपको लैंड अलॉटमेंट में काफी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, आपको रिबेट इन स्टैम्प ड्यूटी मिल जाती है इफ यू आर अवेलिंग। अच्छा, अब स्टैम्प ड्यूटी में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लेकर के कैपिटल लगा रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आपने डिक्लेरेशन फाइल की हुई है। सो वन मस्ट बी कंसिडरेट कि अगर हमने सेक्शन 56 का एग्जेम्पशन लिया है तो वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन लैंड और बिल्डिंग, तो वो चैलेंज हो सकता है। बट यस, अगर फाउंडर्स ही अपनी कैपिटल लगा करके नॉर्मल रेट पे उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिबेट इन स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी मिलता है, राइट। मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 90 डेज के बारे में बात कर लिया। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट राइट नाउ। शरद जी, over to you. जी सर, थैंक यू सर। If anyone have any query, please raise your hand. लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया लोगों के, इसलिए किसी की कोई क्वेरी नहीं है। एक बहुत ही अच्छी क्वेरी एक मेंबर ने की है और वो उन्होंने किया है कि सर अपना मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा और PPT भी जो है, तो वो जो है फिर आपसे बिल्कुल दे दूंगा। मैं जो PPT डालूंगा उसमें ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा। वैसे अगर आप अभी नोट करना चाहते हो तो लिख लीजिए 9899 784 884। I'll repeat 9899 784 884। आप इस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी है startupbazaarindia@gmail.com। तो मैं ये लिख दूंगा अपने प्रेजेंटेशन जब मैं शेयर करूंगा शरद जी के साथ, तो मैं लिख दूंगा वहां पे। सर जब कोई क्वेरी नहीं आती ना तो थोड़ा सा डर लगता है कि या तो बिल्कुल सबके सर के ऊपर से चला गया। नहीं सर, मैं ये वेट कर रहा था कि शायद किन्हीं मेंबर की, जैसे अभी हिमांशु सर ने तो खैर पूछी थी क्वेरी, और मैं जो क्वेरी पूछने वाला था वो आपने अपने प्रेजेंटेशन में उसका आंसर दे दिया। हालांकि फिर भी मैं और क्लैरिटी के लिए पूछ लेता हूँ। बताइए सर। हालांकि शेफाली मैडम भी हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से ऑडियंस सब GST पे भी सुनना चाहेंगे। बस मैं एक छोटी सी क्वेरी ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने बताया था कि इनोवेटिव का मतलब ये नहीं है कि एकदम समथिंग न्यू होना चाहिए। तो आगरा में जो अभी तक रहा है स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा जो नहीं अभी हो पाया, तो हम लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट ये बना हुआ कि स्टार्टअप का मतलब रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा नया, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू होना चाहिए। तो ऐसा क्या है? जैसे उसके लिए तो आपने बताया कि पार्टनरशिप फर्म LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ही हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो वो भी एकदम क्या DP
IIT जो DPIIT है वहां से जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसा है कि कितनी पुरानी एकदम न्यूली बने उसी से मैं तुरंत हम अप्लाई कर दें? हाँ सर, जनरली वो नए वाले को ही देते हैं, बहुत ज्यादा पुराने होंगे तो फिर आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे। और जनरली ये जो डेट है ना वो 1 अप्रैल 2016 के बाद वाली ही पकड़ रहे हैं मेजरली। अच्छा, नहीं मतलब अभी इसमें कोई मंथ्स की बात है या जैसे सपोज 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड? नहीं, देखिए आपकी कंपनी या जो एंटिटी है वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 के बाद जी। उसके बाद तो आप आज भी करेंगे तो भी मिलेगा। ओके, है ना, ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल बिजनेस बनाने में लगा दिया और आप आज जा रहे हैं तो आप कह देंगे कि नहीं आप तो लेट आए हैं, ऐसा कोई वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। तो आज मैंने जो ये क्वेरी पूछी और आपने इसका जो जवाब आया सर, उससे मुझे अपने CA संजय अग्रवाल जी जो मुझे कॉस्ट और अकाउंट पढ़ाया करते थे, उन्होंने कहा कि CA में कभी भी हेजिटेट मत होना कि तुम्हारा क्वेश्चन छोटा है। हाँ सर, मुझे तो यही लगा कि शायद बिल्कुल रिसेंट बनाई हुई होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बस वो 10 साल का पीरियड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और वो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए क्योंकि वो लॉन्च ही उन्होंने तब किया था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विवेक जी। हिमांशु जी की क्वेरी। जी हिमांशु सर। सर एक क्वेरी थी सर। जी सर। जो स्टार्टअप्स बिल्कुल इनिशियल फेज में हैं जैसे इनोवेटिव या प्रोटोटाइप वाले, तो उनकी प्रेजेंटेशन हम किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं? क्या चीजें उसमें हम ऐड कर सकते हैं जिससे उनके अप्रूवल के चांसेस अच्छे हो जाएं? सर देखिए, वो सबसे पहली चीज तो वही है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और अगर उन्होंने कोई डिजाइन्स बनाए हैं कि भाई उनका प्रोटोटाइप बनने के बाद कैसा दिखेगा, भाई डिजाइन तो आजकल सब बना देते हैं ना, तो वो उन डिजाइन्स को आप उसमें डालिए अपने प्रेजेंटेशन में कि भाई जब हमारा प्रोटोटाइप बन जाएगा तो वो बन जाने के बाद ऐसा दिखेगा और वो ऐसी ऐसी चीजों को सॉल्व करेगा, इस तरीके से कस्टमर्स को मदद करेगा। तो उसके बारे में आप ब्रीफ पॉइंटर्स बनाइए, मतलब बुलेट पॉइंट्स में जब आप लिखेंगे थोड़ा सा स्पेशियस चीजों से, तो सामने वाले को पढ़ने वाले में ज्यादा आसानी होती है, समझ में आता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बना तो कुछ आप कर ही नहीं सकते, या आपका मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री में इसी तरीके के प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। मतलब बस आपको ये देखना है कि सर सामने अथॉरिटी जो बैठी है उसको किस तरीके से आप समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। और कन्विंस क्या है कि बोल के नहीं करना, आपको जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो वो कन्विंसिंग होनी चाहिए। सही बात। थैंक यू सर। Thank you, Anshul ji, for discussing the startup registration in very easy language. This will really help us in a long run. Thanks a lot.